हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्या बच्चे जो लाइव हैं वो चैट पर आ सकते हैं? चलिए, आप सभी का स्वागत है मिशन संभव बैच में। और आज के मिशन संभव के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंडेस 12 की। इंडेस 12 बेटा कंपैरेटिवली बड़ा है, तो मुझे 2 लेक्चर लग सकते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। तो 2 घंटे 2.25 घंटे के अंदर मैं सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। मुझे इंडेस 12 में आपके साथ कुछ नई नई बातें भी डिस्कस करनी है। नई नई बातें मतलब क्या? सबसे पहले तो जो बच्चे लाइव हैं प्लीज़ कमेंट कमेंट पे आ जाइए, चैट पर आ जाइए। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वॉट एवर यू वॉन्ट। पहले तो मुझे बताओ कि तुम लोग अवेलेबल हो कि नहीं। नलायकों, सुबह सुबह मेरे को उठा देते हो, बोलते हो सर मिशन संभव बैच कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो, पर खुद पता नहीं आते हो कि नहीं आते हो। हाँ, चलिए। तो मेरे बाल जग्गा जासूस की तरह क्यों हो गए? चलो, तो पॉइंट ये है कि हमारे इंडियस 12 के अंदर हमें 2 लेक्चर लगेंगे। मैं आपको अभी अभी से ही बता दे रहा हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत सारा कंटेंट कवर करेंगे, बट आज के लेक्चर के अंदर हमारा 100% टॉपिक नहीं भी हो पाएगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा प्रभु, सरवन कुमार, शिवानी, ध्रुव, शुभ्राता, नीतू, आदित्य, वैष्णवी, प्रियंक। चलिए, सो करना क्या है अपने को? आज हम बात करेंगे इंडेस 12 की, और कल भी बात करेंगे इंडेस 12 की। ओके, एंड दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, guys, I will try to complete this lecture in Hindi, in English. What is English? The mix of Hindi and English. So don't worry, please be with me in this lecture. You will definitely understand everything, don't worry. Okay, प्रियंक भाई, जो भी तुम्हें डाउट है वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अपन बात कर लेंगे। लिख लो, चैट पे लिख लो। काजल गुड मॉर्निंग, सोहम गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी इंडेस 12 के अंदर इफ यू गाइज हैव दिस काइंड ऑफ नोट्स, अगर आपके पास ये कंसेप्ट बुक के नोट्स हैं, तो इफ यू हैव कंसेप्ट बुक नोट्स, देन एक चीज मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं, दैट आई हैव रिसेंटली अपडेटेड माय इंडेस 12 नोट्स with some of the new examples. Like these are the examples. I have added some of the examples. Okay, the yellow portion is there which is added by me. मैंने ये yellow portion add किया है। ठीक है, here I have added, then the reconciliation point, here I have added some of the points and examples. Okay, उसके बाद and the third portion I have added here is level of taxable income. Okay, the 3 points I have added here. Other than that, there are differences between Ind AS 12 and AS 22. You must not forget कि इंस्टीट्यूट ने ये डिफरेंसेस भी बोला है कि हम पूछेंगे। ठीक है, तो दिस इज द पोर्शन आई हैव एडेड। अदर देन दैट, इंस्टीट्यूट ने अपने न्यू इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, न्यू आईसीआई मॉड्यूल में, इलस्ट्रेशन 1A, then illustration 1B, 1B, where is 1B? 1B, which is the continuation of 1A, and illustration 1C, which is the continuation of illustration 1A 1B. ये 3 illustrations जो कि है एक ही illustration, उसको add किया है। और इन 3 illustrations को भी मतलब हमें करना है, मतलब ये पूरे क्वेश्चन को भी हमें कवर अप करना है। ठीक है, सो डू यू अगर आपको ये वाला चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, हालांकि आपके पास स्टडी मॉड्यूल भी हो सकता है। इफ यू वांट दिस येलो पोर्शन, अगर आपको ये येलो पोर्शन चाहिए तो मैंने मिशन संभव का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दिया है, अपने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाय जयसर वाले सेक्शन के अंदर डाल दिया है। ठीक है, लेट मी शो यू, इसके अंदर मैंने डाल दिया है। वेट अ मिनट, अब आप बोलोगे सर आप प्लीज पढ़ाना शुरू करो। अरे हाँ यार, पर मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो देने दो, मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। बच्चे बोलेंगे कि अरे यार सर ये कहाँ से पढ़ा रहे हो आप, आपके पास ये कौन से नोट्स हैं? तो मैंने ये इंपॉर्टेंट मैसेज बाय जय सर, हमारा जो मिशन संभव बैच है उसके अंदर इंपॉर्टेंट मैसेज बाय जय सर में हमने ये डाल दिया है। येलो पोर्शन इन दिस फाइल कंटेन ये इंडेस 12 का और न्यू क्वेश्चन एडेड इन आईसीआई मॉड्यूल। ठीक है, सो ये मैंने सब कुछ डाल दिया है। मैं आज तैयारी से आया हूं और आज मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाना है इंडेस 12। गुड मॉर्निंग राम, गुड मॉर्निंग जी आर भावेश, गुड मॉर्निंग सी ए कोमल, गुड मॉर्निंग
प्रियंक सर, इंडेस 128 में आपने 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं, बस उतने सफिशिएंट हैं, उसके अलावा भी करना है। मुझे आज के लेक्चर के बाद आप मेरे को ना एक पर्सनल मैसेज कर देना प्रियंक, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है। एक बार मैं ओवरव्यू कर लूंगा, एक बार मैं और देख लूंगा, ओवरव्यू कर लूंगा, है ना, तो वो बेटर रहेगा। मैं एक बार ओवरव्यू करूंगा फिर मैं आपको कंफर्म कर पाऊंगा, पर मैसेज मुझे जरूर करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। चलिए, शैल वी स्टार्ट गाइस, शैल वी स्टार्ट। चलो, और अगर जितने बच्चे लाइव हैं और अगर वो लाइक नहीं किए हैं तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं इंड एस 12 इनकम टैक्सेस। इंड एस 12 इनकम टैक्सेस गाइस, इंड एस 12 इनकम टैक्सेस के अंदर चीजें कैसे होने वाली हैं समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जनरल बातें करेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज अकाउंटिंग इनकम? अकाउंटिंग इनकम इज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। व्हाट इज अकाउंटिंग इनकम? इट्स अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। याद रखिएगा, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो, that profit and loss statement will give you the profit before tax and which is called accounting income. What is taxable income? Taxable income also includes losses. So what is taxable income? Taxable income means the income calculated as per the income tax act या income tax law. The income tax calculated or determined as per the income tax law, as per the income tax law on which you levy the tax, on which the government levy tax. Okay, now the fourth point. What is fourth point? Current tax. Current tax क्या होता है? Current tax is a tax on taxable income. Current tax is a tax on taxable income. ठीक है, तो what is current tax? It's a tax on taxable income. Tax on taxable income. Income tax determined to be payable on taxable income. Good morning चेतना. All right. So तीन चीजें हो गई। Accounting income, it's a PBT which is based on profit and loss statement. Taxable income, income calculated as per tax record. What is current tax? Current tax calculation on taxable income. ठीक है, done. Now what to do? You have to check. आपको बैलेंस शीट अप्रोच रखना होता है। क्या रखना होता है? बैलेंस शीट अप्रोच। आपको यह देखना होता है कि एक तो बैलेंस शीट जो मेरी एक्चुअल बैलेंस शीट है, एक तो जो मेरी एक्चुअल बैलेंस शीट है, और दूसरी अगर मैं बैलेंस शीट एज पर टैक्स लॉ बनाऊं तो कैसी बनेगी। अगर मैं बैलेंस शीट एज पर टैक्स लॉ बनाऊं तो कैसी बनेगी। ठीक है ना, आपको बैलेंस शीट अप्रोच के हिसाब से इंड एस 12 फॉलो करना है। बैलेंस शीट में क्या आता है? असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो उसमें भी क्या आएगा? असेट्स एंड लाइबिलिटीज आएगा। अब आप बोलोगे सर ये इनकम टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट कौन सी बनती है? ये तो हमने कभी नहीं बनाई, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सचमुच में कोई बनाई जाती है, बट ऐसा सोचना है आपको कि अगर इनकम टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट बनती तो कैसी बनती। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, यू हैव योर पीपी विच इज कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। नाउ डेप्रीसिएशन आप अपने बुक्स में चार्ज कर रहे हो 15%, जबकि डेप्रीसिएशन आपको इनकम टैक्स में मिल रहा है 10%। तो अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से देखूं तो आई एम गेटिंग डेप्रीसिएशन इन द फर्स्ट ईयर 15%. दैट मींस इन माय बैलेंस शीट what will be the value of PP after 1 year? The value of PP should be 85,000. Is it so? But यहीं पर मैं इनकम टैक्स में कितना डेप्रिसिएशन ले पा रहा हूं? फर्स्ट ईयर में 10%. So after 1 year, what should be the value of my PP in my balance sheet as per income tax law? It should be 90,000. 90,000. तो अगर मैं इनकम टैक्स को फॉलो करूं तो मेरे को बैलेंस शीट के अंदर 90,000 का पीपी लिखना चाहिए, जबकि मैं बुक्स को फॉलो कर रहा हूं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से चल रहा हूं, तो मुझे 85,000 लिखना चाहिए। तो यहां पर देखिए दो अलग अलग बैलेंस शीट मैंने क्यों बोली, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि सम ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू एक्चुअल बैलेंस शीट में कुछ और हो सकता है और बैलेंस शीट एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ और हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? इसीलिए आपको बैलेंस शीट अप्रोच के हिसाब से सोचना पड़ेगा, आपको असेट एंड लायबिलिटीज को बैलेंस शीट अप्रोच के हिसाब से दिखाना पड़ेगा।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया। एंड अकॉर्डिंगली जब आप असेट एंड लायबिलिटीज को बैलेंस शीट अप्रोच के हिसाब से देखोगे, मतलब एक्चुअल बैलेंस शीट और टैक्स लॉ के हिसाब से देखोगे, तो यहां से अब हमारा इंड एएस की बातें और शुरू होंगी। ठीक है, अब क्या शुरू होंगी? बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर हम असेट्स लायबिलिटीज के कैरिंग अमाउंट को, दिस इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट विच इज एक्चुअल बैलेंस शीट। एक्चुअल बैलेंस शीट जो होती है उसमें जो असेट एंड लायबिलिटीज के वैल्यूज होते हैं उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट। और जो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं टैक्स बेस। क्या बोलते हैं? टैक्स बेस। सो व्हाट इज टैक्स बेस? टैक्स बेस मींस द वैल्यू ऑफ एनी असेट एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड, द वैल्यू ऑफ एनी लायबिलिटी एज पर टैक्स रिकॉर्ड। आया समझ में कि नहीं? तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कंपेयर the value of assets and liabilities, the carrying value of assets and liabilities with the tax base of assets and liabilities. I should prepare the notes also. तो what to do? हमें क्या करना है? हमें डिफरेंसेस निकालने हैं। हमें डिफरेंसेस निकालने हैं। एंड डिफरेंसेस किसके बीच में निकालने हैं? डिफरेंसेस हमें निकालने हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स लायबिलिटीज एंड टैक्स बेस ऑफ असेट्स लायबिलिटीज। और ये बेसिकली हमें बैलेंस शीट अप्रोच से चलना है। अच्छा गाइस, एक और बात, इंड एएस 12 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टैंडर्ड है। मैं बहुत बार इस इंड एएस 12 को समझाते समझाते बहुत ज्यादा इन डेप्थ में चला जाता हूं और मैं डूब सकता हूं और मैं बहुत स्लो हो सकता हूं। तो प्लीज मुझे चैट पर बता देना जब भी आपको ऐसा फील आए कि सर आप बहुत ज्यादा जा रहे हो, सर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सर ये रिवीजन है, आप भूल रहे हो कि सर ये रिवीजन बैच है, सर प्लीज आप इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। आप बता सकते हो, प्लीज मुझे बोल देना, ठीक है ना? बेझिझक बोल देना कि सर आप बहुत ज्यादा स्लो हो रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, प्लीज सर डोंट डू दिस, आप बोल देना। चलो, तो डिफरेंसेस हमें देखने हैं असेट लायबिलिटी के कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है असेट लायबिलिटी के टैक्स बेस। टैक्स बेस मतलब वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ इनकम असेट एंड लायबिलिटी एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड। जैसे ही हमें ये डिफरेंसेस मिल जाएंगे, ये डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस को बोलते हैं टेम्पररी डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टेम्पररी डिफरेंस। और उस टेम्पररी डिफरेंसेस के ऊपर जब आप टैक्स का रेट लगाओगे, है ना, टेम्पररी डिफरेंस के ऊपर जब आप इनकम टैक्स का रेट लगाओगे, यू विल गेट डेफर्ड टैक्स, आइदर डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आपको डेफर्ड टैक्स असेट मिलेगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मिलेगा। ठीक है, हालांकि मैं एक और चीज आपको बोलना चाहता हूं कि डिफरेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक टेम्पररी डिफरेंस और एक होता है परमानेंट डिफरेंस। बट परमानेंट डिफरेंस को इंड एएस 12 में डिफाइन नहीं किया गया, बट मैं जानबूझ के अपनी तरफ से एक एड ऑन कर रहा हूं। परमानेंट डिफरेंस आपको समझेगा, आपको बताऊंगा मैं आपको कि परमानेंट डिफरेंस क्या होता है। इंड एएस 12 में तो डिफाइन नहीं किया गया, पुराने एएस 22 में डिफाइन किया गया है। और हमें डिफरेंसेस तो वैसे भी पढ़ने हैं, एएस 22 और इंड एएस 12 के बीच के डिफरेंसेस हमें समझ नहीं है। ठीक है, अभी ये जो टेम्पररी डिफरेंसेस होते हैं, जो मैंने आपको बोला टेम्पररी डिफरेंस कैसे आया? आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट लायबिलिटी को टैक्स बेस ऑफ असेट लायबिलिटी से कंपेयर किया, बैलेंस शीट अप्रोच के हिसाब से कंपेयर किया। ठीक है, जब आपने टेम्पररी डिफरेंसेस के ऊपर इनकम टैक्स का रेट लगाया तो आपको डेफर्ड टैक्स आ गया, ये भी हो गया। ठीक है, नाउ टेम्पररी डिफरेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टैक्सेबल, एक होते हैं डिडक्टेबल। श्रेया गुड मॉर्निंग। एक होते हैं टैक्सेबल, एक होते हैं डिडक्टेबल। टेम्पररी डिफरेंसेस दो टाइप के होते हैं, टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल। टैक्सेबल फ्यूचर में टैक्स लगेगा, इन फ्यूचर देयर विल बी द हायर टैक्स। ठीक है, डिडक्टेबल इन फ्यूचर आई विल गेट सम डिडक्शंस, फ्यूचर में मुझे कुछ डिडक्शंस मिलेंगे, अच्छी बात है, डिडक्शन मिलना इज अ वेरी गुड थिंग। आई बात समझ में कि नहीं? तो फ्यूचर में टैक्स लगेगा मतलब इससे बनेगा आपका डीटीएल। तो जो आपके
डिफरेंसेस हैं वो क्या होंगे? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, इससे आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनता है, और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, बेटा टेम्पररी डिफरेंस मतलब टीडी, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल, इनसे ये बनेगा टैक्सेबल, फ्यूचर में टैक्स लगेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाएंगे। डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस मतलब फ्यूचर में मुझे कुछ डिडक्शंस मिलेंगे, मेरी जो भी फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम होगी उसके अगेंस्ट आई विल गेट सम डिडक्शंस, अच्छी बात है, तो मुझे डीटीए बनाना पड़ेगा। गाइस यहां तक आपको सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, ये हो गया डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। नाउ एक बार छोटा सा पॉइंट, व्हाट इज करंट टैक्स? व्हाट इज करंट टैक्स? करंट टैक्स क्या होता है? करंट टैक्स इज अ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की जो भी टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगा, दैट इज कॉल्ड करंट टैक्स। नाउ वी हैव टू टैक्सेस, वन इज करंट टैक्स एंड द अदर वन इज डेफर्ड टैक्स। हमें दो टैक्स मिल गए, नाउ इन दोनों टैक्सेस को मर्ज करना है, बट उससे पहले करंट टैक्स की क्या एंट्री होती होगी? करंट टैक्स की एंट्री क्या होती होगी? एंट्री होती है करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। करंट टैक्स की एंट्री होती है करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स लायबिलिटी, और आप इस करंट टैक्स एक्सपेंस को कहां ले जाते हो? पी एंड एल में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स एक्सपेंस, आप इसको पी एंड एल में ले जाते हो। ठीक है, करंट टैक्स लायबिलिटी को बचपन में तुम बोलते थे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, तुम बचपन में इसको प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से जानते थे। गाइस यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो करंट टैक्स मींस एंट्री होती है करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स लायबिलिटी, और करंट टैक्स एक्सपेंस को आप पी एंड एल में डाल देते हो। ठीक है, अच्छा अब सर आपने करंट टैक्स की एंट्री डिस्कस की है, तो सर डेफर्ड टैक्स की भी करिए। एंट्री फॉर डेफर्ड टैक्स, तो डेफर्ड टैक्स की एंट्री क्या करेंगे? इसमें दो चीजें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की, डेफर्ड टैक्स असेट की। तो सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की एंट्री क्या होगी? मुझे लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट करना पड़ेगा। डेबिट साइड में क्या करना पड़ेगा? डेबिट साइड में क्या करना पड़ेगा? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। मतलब whenever we create deferred tax liability, the opposite side is expense, because I'm booking when I'm booking the liability. Why I'm booking the liability? Because I have some taxable temporary differences. That means I'm saying that in future मुझे फ्यूचर में टैक्स लगेगा, सो आज ही मैं उसका एक प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं। तो वाई आई एम क्रिएटिंग लायबिलिटी मतलब आई एम क्रिएटिंग द प्रोविजन, और प्रोविजन हमेशा जब क्रिएट करते हैं तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ता है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बट अनलाइक करंट टैक्स को आपने कहां डाला? पी एंड एल में डाला। करंट टैक्स को कहां डाला? पी एंड एल में। जरूरी नहीं कि डेफर्ड टैक्स आपके पी एंड एल में ही जाए, पी एंड एल में भी जा सकता है, ओसीआई में भी जा सकता है, और अदर इक्विटी में भी जा सकता है डायरेक्टली। तो जब आप डेफर्ड टैक्स को रिवर्स करोगे तो आप एंट्री करोगे पी एंड एल डेबिट, ओसीआई डेबिट और इक्विटी डेबिट, अदर इक्विटी मतलब टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डिपेंड करता है कि वो कहां कहां जाएगा। इवन एक और बात, डेफर्ड टैक्स हो सकता है गुडविल में भी जाए, गुडविल के अंदर भी जाए, अभी हम इस पे बात करेंगे, लोड मत लेना। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को या तो आप पी&एल में ट्रांसफर कर रहे हो, ओसीआई में ट्रांसफर कर रहे हो, अदर इक्विटी में ट्रांसफर कर रहे हो, या गुडविल में ट्रांसफर कर रहे हो, डिपेंड करता है उसका नेचर कैसा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, इसका मतलब डेफर्ड टैक्स असेट क्या होगी आप खुद समझते हो, समझदार हो। अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ा, तो डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉर्ड करने के लिए मुझे इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। व्हाट शुड बी द एंट्री? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स इनकम, बिकॉज whenever you create the asset it will give rise to the income ना। जब भी तू असेट क्रिएट करेगा तो उसका दूसरे हिस्से में तेरे को तो इनकम बुक करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड एज यूजुअल तेरे को इनकम जब डालनी है तो सेम इस तरीके से तेरी इनकम जो होगी वो अल्टीमेटली तेरे
या तो P&L में जाएगी, या तो OCI में जाएगी, या तो अदर इक्विटी में जाएगी, या तो वो तेरी गुडविल को रिड्यूस करेगी। तो एंट्री क्या करोगे, P&L, OCI, अदर इक्विटी और गुडविल, डेबिट टू डेफर टैक्स, ओ सॉरी, डेफर टैक्स इनकम, डेबिट टू P&L, OCI, अदर इक्विटी और गुडविल। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? मुझे बताइए यहां तक आपको सबको समझ में आया कि नहीं? नाउ करंट टैक्स आपका एक्सपेंस है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी भी आपका एक्सपेंस है, डेफर टैक्स असेट आपका इनकम है। सो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इन सबको मर्ज करूं तो मुझे मिलेगा टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस मींस करंट टैक्स एक्सपेंस प्लस डेफर टैक्स एक्सपेंस माइनस डेफर टैक्स इनकम। ये एक्सपेंस क्यों आया? क्योंकि लायबिलिटी वाला है। ये इनकम क्यों आया? क्योंकि असेट वाला है। और एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस भी एक तरीके से लायबिलिटी है, देखो टू करंट टैक्स लायबिलिटी। तो इनको जब मैंने फाइनल किया तो मुझे मिला टैक्स एक्सपेंस। बताओ बच्चों चैट पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? दीपाली ने अपने कमेंट डिलीट कर दिए। कोई बात नहीं दीपाली, मैंने आपके कमेंट पढ़ लिए थे, पर कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट क्यों किए? आपने बस इतना ही लिखा था कि वी नो सर। चलो, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। गाइस ये तो हो गए बेसिक बातें, ठीक है। टैक्स बेस क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टैक्स बेस मींस द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी एज पर द इनकम टैक्स रिकॉर्ड, ठीक है, एज पर द इनकम टैक्स रिकॉर्ड। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई आप अपने पीपीई के ऊपर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स लगाओगे तो उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू बचेगी तो वैल्यू वो असेट एंड लायबिलिटी की, मतलब वो पीपी की वैल्यू एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड बचेगी। हम और बातें करेंगे ना, हम और बातें करेंगे धीरे धीरे, है ना। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, ओके ना, आगे और क्या चीजें हैं? आगे हैं करंट टैक्सेस के बारे में, करंट टैक्स असेट, करंट टैक्स लायबिलिटी के बारे में। चलिए, करंट टैक्स असेट एंड करंट टैक्स लायबिलिटी। नाउ करंट टैक्स, एक तो मैंने आपको अभी समझाया था कि करंट टैक्स लायबिलिटी होती है। अभी यहां क्यों बोल रहा है कि करंट टैक्स असेट होती है? यस, देयर आर करंट टैक्स असेट्स आल्सो। व्हाई? करंट टैक्स असेट्स क्या होती है आपकी? करंट टैक्स असेट्स मतलब एडवांस टैक्स, मतलब टीडीएस। सो करंट टैक्स असेट के अंदर आपके एडवांस टैक्स आ सकते हैं, टीडीएस आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। करंट टैक्स लायबिलिटी में क्या आता है? करंट टैक्स लायबिलिटी मतलब करंट ईयर टैक्स लायबिलिटी एंड प्रीवियस ईयर टैक्स लायबिलिटीज ऑल्सो। प्रीवियस ईयर टैक्स लायबिलिटी भी करंट टैक्स लायबिलिटी होती है। मतलब सर, फॉर एग्जाम्पल मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया, डिमांड नोटिस आया फॉर असेसमेंट ईयर ऑफ 3 years बैक। पुराने 3 साल पहले का मेरे को डिमांड नोटिस आया और मैंने उसकी अभी तक अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की है। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट या मेरा जो लीगल काउंसिल है मुझे वो बोल रहा है कि ये इनकम टैक्स की डिमांड सही है, मुझे पे करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई डिड इन द करंट ईयर, मैंने उसका एंट्री पास किया। जब मुझे पे करना है तो मुझे एंट्री पास करना पड़ेगा ना। पहले मैंने एंट्री पास किया टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू टैक्स लायबिलिटी, तो वो टैक्स लायबिलिटी हो गई। मैंने आज उसकी करंट ईयर में इनकम टैक्स की एंट्री बुक की। 3 साल पहले के की टैक्स डिमांड मुझे आज आई है जिसका मुझे आज एंट्री करना पड़ा, दैट इज ऑल्सो माई करंट टैक्स लायबिलिटी। तो करंट टैक्स लायबिलिटी में
करंट और प्रायर पीरियड के टैक्सेस दोनों आते हैं टू द एक्सटेंट अनपेड, जितने भी अभी तक पेड नहीं हुए हैं, करंट और प्रायर पीरियड के टैक्सेस टू द एक्सटेंट अनपेड। क्लियर हुआ? करंट टैक्स असेट के अंदर एडवांस टैक्स आता है, टीडीएस आता है, वगैरह वगैरह। अब एक और चीज आ सकती है, एक और चीज आ सकती है, हालांकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे पास एग्जाम्पल है तो सुन लीजिए, एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करिए। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, पर इंडिया 12 में बोला गया है कि वो करंट टैक्स असेट हो सकती है अगर ऐसा हो जाए। क्या? वेरेवर टैक्स लॉस ऑफ अ रिपोर्टिंग पीरियड कुड बी कैरीड बैकवर्ड, बात चल रही है यहां पर कैरीड बैकवर्ड की, द एंटिटी इज एलिजिबल एज पर टैक्स लॉ टू अ बेनिफिट, एंटिटी रिकॉग्नाइज दिस बेनिफिट एज एन असेट। मान लीजिए करंट ईयर में आपको लॉस हुआ। हमारे भारत में, इंडिया में क्या होता है इनकम टैक्स में कि आप अपना लॉस हुआ तो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होगा तो फ्यूचर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर देना लॉस को, ऐसा होता है। पर अगर कैरी बैकवर्ड के भी प्रोविजंस हुए, मान लो कि अगर आपको करंट ईयर का लॉस हुआ तो आप अपने लॉस को लास्ट ईयर में कैरी बैकवर्ड करके लास्ट ईयर के टैक्सेबल प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। मान लीजिए आपको लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था तो उस पर आपने टैक्स पे कर दिया था। अब आपको करंट ईयर में लॉस हुआ है, तो करंट ईयर का लॉस अगर आपको अलाउड है कि आप बैकवर्ड कर सकते हो, लास्ट ईयर के टैक्सेबल प्रॉफिट से आप सेट ऑफ कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, लास्ट ईयर का टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जो मैं टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं ज्यादा टैक्सेबल प्रॉफिट पे, वो टैक्स पेड टैक्स मुझे रिफंड हो जाएगा, मुझे रिफंडेबल होगा। तो ऐसे केस में द रिफंडेबल टैक्स जो रिकवरी होगी उसको मैं बोल रहा हूं करंट टैक्स असेट। क्लियर हुआ? जैसे कि एंटिटी हैज पेड अ टैक्स इन द प्रीवियस ईयर ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 5 lakh, लास्ट ईयर देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 5 lakh and I paid the tax on 5 lakh. Now suffered a loss in the current year of 6 lakh. Now in the current year I have a loss of 6 lakh. What I will do? Out of 6 lakh I can carry backward. If I can carry backward the loss to the extent of 5 lakh. Such loss of 6 lakh can be adjusted against the profit to the extent of 5 lakh and the entity will create tax asset to that extent. It is called carry backward of losses. अब मैं अगर करंट ईयर का 6 लाख का लॉस में से 5 लाख का लॉस अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दूं तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट मेरा जीरो हो जाएगा। तो जो मैंने टैक्स पे किया था वो मेरा रिकवरेबल हो जाएगा, रिफंडेबल हो जाएगा। दैट इज माय करंट टैक्स असेट। सर इंडिया में नहीं होता है ना, क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा इंडिया 12 के प्रोविजंस में तो लिखा हुआ है ना कि अगर मान लो कल को ऐसा हुआ तो उसको भी करंट टैक्स एसेट माना जाएगा। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया? तो करंट टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, करंट टैक्स एसेट क्या होती है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थिंग इज मेजरमेंट ऑफ करंट टैक्स एसेट एंड करंट टैक्स लायबिलिटी। करंट टैक्स एसेट लायबिलिटी को कैसे मेजर किया जाएगा? ऑब्वियसली करंट ईयर का टैक्स है तो करंट ईयर का टैक्स रेट लगेगा। तो विच टैक्स रेट विल यू टेक? The tax rate of the applicable assessment year. Current tax belongs to the current year, तो tax rate you will take belongs to the current year only. अगर current tax के अंदर prior period के taxes आ रहे हैं तो वो prior period किस year के थे, उस year में tax rate क्या था, आप उसी applicable year के tax rate ले लोगे। So basically measurement, how will you measure? Basically you have to take that particular rate which is applicable for the current tax amount. ओके तो वो बोलता है यूजिंग द टैक्स रेट्स एंड टैक्स लॉस दैट हैव बीन इनेक्टेड। आप फ्यूचर के टैक्स रेट नहीं लोगे, ठीक है ना? चलिए आगे, क्या हम करंट टैक्स एसेट और करंट टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हैं, आपस में नेट करके लिख सकते हैं अगर दोनों सेम असेसमेंट ईयर के होंगे? If the current tax asset and current tax liability, that means current tax liability is a provision for tax and current tax asset means a TDS or income advance tax paid. If they belongs to the same assessment year, definitely you can set off them and present a net amount. But अगर दोनों अलग अलग assessment year के होंगे तो आप दोनों को अलग अलग ही दिखाओगे, सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। सो ये बोलता है कि अगर आपके पास लीगल इन्फोर्सेबल राइट है, लीगल इन्फोर्सेबल राइट मतलब वही कि इनकम टैक्स के लॉ में लिखा हुआ है कि आपके अगर दोनों सेम असेसमेंट ईयर के हैं, एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स पेबल दोनों सेम असेसमेंट ईयर के हैं, तो आप ऑब्वियसली रिटर्न फाइल करते वक्त आप उसको नेट ऑफ करके बाकी का नेट टैक्स पे कर दो या तो फिर रिफंड मांग लो, तो आपके पास राइट है एंड यू हैव इंटेंशन टू सेटल देम ऑन अ नेट बेसिस।
क्लियर हुआ? आया समझ में? वैष्णवी मैं आपके पॉइंट पर आ रहा हूं, मेरे को पहले ही लास्ट वाला पॉइंट कंप्लीट करने दो। अब मान लीजिए हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, जिसके अंदर पेरेंट प्लस सब्सिडरी दोनों की चीजें दिखती हैं। अब मान लीजिए यहां पर करंट टैक्स असेट दिख रहा है, करंट टैक्स असेट दिख रहा है सब्सिडरी का, और करंट टैक्स लाइबिलिटी दिख रहा है होल्डिंग का। क्या मैं इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर सकता हूं? द आंसर इज नो, बिकॉज हमारे इंडिया में जो इनकम टैक्स लगता है वो असेसी वाइज लगता है, पैन नंबर के हिसाब से। सब्सिडरी का पैन अलग होगा, पेरेंट का पैन अलग होगा। हमारे इंडिया में इनकम टैक्स ग्रुप के ऊपर नहीं लगता है, तो यहां पर ग्रुप दोनों को अलग अलग दिखाएगा। दे कैन नॉट बी सेट ऑफ, दे कैन नॉट बी सेट ऑफ, वो सेट ऑफ नहीं हो सकता, कैन नेवर बी सेट ऑफ। लास्ट प्रीवियस ईयर कंसीडर करते हैं बस, या उसके पहले का भी कर, अरे लास्ट प्रीवियस ईयर मतलब बेटा लिखा है मैंने प्रायर पीरियड्स, प्रायर पीरियड्स, प्रायर पीरियड्स मतलब लास्ट ईयर के कुछ भी, ठीक है। और अगर आप कैरी बैकवर्ड में भी अगर आप ऐसा बोल रहे हो, तो कैरी बैकवर्ड में वो जो भी लॉ के अंदर अलाउड है, मान लो लॉ के अंदर अलाउड है कि आप पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स के साथ कैरी बैकवर्ड कर सकते हो, तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स कंसीडर करोगे, वॉट एवर, ठीक है वैष्णवी। और प्रायर पीरियड्स बोला है मतलब 3 साल, 4 साल, 6 साल पहले की टैक्स डिमांड अभी आई, जिसकी मैं एंट्री आज कर रहा हूं, तो वो भी मेरी करंट टैक्स लायबिलिटी होगी, ठीक है। कंसोलिडेशन का क्लियर हो गया होगा? चलो टेल मी गाइस, यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट्स की थर्ड लाइन में लॉ का जो लिखा है वो क्या है? नोट्स की थर्ड लाइन में, नोट की थर्ड लाइन, in consolidated financial statement, current tax asset of one entity in a group is offset against the current tax liability of another entity in a group if and only if the entities concerned have a legal enforceable right to make or receive a single net payment and the entities intend to make or receive a single net payment or to recover the asset and liabilities simultaneously। ऐसा बोला गया है कि अगर पेरेंट और सब्सिडरी के पास चॉइस है कि वो अपने टैक्स लायबिलिटी को अपनी टैक्स असेट के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, चॉइस है, उनके पास लीगल एनफोर्सेबल राइट है और उनका इंटेंशन है, तो आप उनको नेट ऑफ कर सकते हो। इंडिया में चॉइस नहीं होती, मतलब अगर कोई दूसरी कंट्री होगी, अच्छा तो सर फिर ऐसा क्यों लिख दिया इंडिया? बेटा देखो, इंडेस को कहां से लिया गया है? आईएफआरएस से लिया गया है। आईएफआरएस किसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हो सकती हैं जहां पर शायद ग्रुप के ऊपर नेट टैक्स लायबिलिटी आती हो, या कहा गया हो कि पेरेंट अगर तुम्हारी लायबिलिटी है और सब्सिडरी के पास अगर मान लो एडवांस टैक्स रखा है, तो पेरेंट तुम अपनी टैक्स लायबिलिटी को सब्सिडरी के एडवांस टैक्स से सेट ऑफ कर सकते हो। तो अगर ऐसा अलाउड है तो डेफिनेटली आप सेट ऑफ करो, इंडिया में अलाउड नहीं है। आया समझ में कि नहीं? इंडिया में अलाउड नहीं है। मेजरमेंट का पॉइंट भी रह गया, कोई अभी काम का नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट आगे भी आएगा, डोंट वरी, वो पॉइंट आगे भी आएगा। वो इनेक्टेड, सब्सटेंटिवली इनेक्टेड है, वो मैंने जानबूझ के छोड़ा है, वो आगे भी आएगा, डोंट वरी। बोलो बेटा क्लियर? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन बैंक में आई वॉज जस्ट सर्चिंग कि अगर मुझे कोई करंट टैक्सेस का कोई क्वेश्चन मिल जाए, बट आई नो कि करंट टैक्स का कोई सेपरेटली क्वेश्चन नहीं मिलेगा मेरे को, सो आई हैव टू मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, आई विल नॉट गेट द सेपरेट क्वेश्चन, तो बाद में बात करते हैं। चलो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं आगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी गाइस, गाइस 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 गाइस, अभी तक सब चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं?
आपको अगर कोई डाउट हो तो बोलो बोलो जल्दी से जल्दी, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, जल्दी बोलिए। अच्छा, मैं लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना, मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ पाऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा, पर जो जो लाइनें हैं उनका मैं आपको मतलब जल्दी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक हमने करंट टैक्सेस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं डेफर्ड टैक्सेस के बारे में। दीपाली, अगर एग्जाम ने ऐसा बोला कि देयर इज ए इनकॉर्पोरेशन एंड यूएस बेस्ड कंपनी, तो वो वाले प्रोविजन लगाने ना, तुम्हें क्या पता कि यूएस में क्या होता है, वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा, वो आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स दे दे कि एक ए लिमिटेड है जो होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड है सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के पास कुछ करंट टैक्स असेट्स रखे हुए करंट ईयर के, और जो ए लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी उसकी कोई करंट टैक्स लायबिलिटी है, एंड इट इज अलाउड कि वो दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं, तो फिर आप अप्लाई करना, नहीं तो मत करना। आप ये यूएस मत जाओ, वो जब तक आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दे तब तक आपको सेट ऑफ नहीं करने का है, ठीक है, ठीक है, चलो। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अब हम बात करेंगे डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पर, डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पर। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी किसके ऊपर क्रिएट होता है, ऑन ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, ऐसे डिफरेंसेस जो जो टैक्सेबल होंगे, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस। पहले कुछ बातें करते हैं इसके बारे में कि सर ये कौन कौन से टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस होंगे और कैसे होंगे। पहले कुछ बातें कर ले, मैं कुछ लोगों को शॉर्टकट समझा दूं। यहां पर बहुत सारे बच्चे मेरे ही स्टूडेंट हो सकते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरे से नहीं पढ़े होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ ना एक टेक्निक डिस्कस करना चाहता हूं, एंड प्लीज अलाउ मी टू डिस्कस इट। आपको बहुत काम आएगी वो टेक्निक, जिन बच्चों को स्पेशली नहीं पता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं, चलो ये बाद में बात करते हैं, मैं आपके साथ टेक्निक डिस्कस कर रहा हूं। टेक्निक कौन सी टेक्निक, बैंक रिको टेक्निक। ये बैंक रिको टेक्निक क्या होती है, कभी भी अगर आपको टैक्स डेफर टैक्स या डेफर टैक्स लायबिलिटी निकालना है फॉर फाइंडिंग आउट डीटीएल या डीटीए, डीटीए डीटीएल फाइंड आउट करने के लिए एक बैंक रिको टेक्निक है। बैंक रिको क्या होता है, जब आप बैंक रिकंसिलेशन बनाते थे तो याद है आपके पास एक कैश बुक हुआ करती थी और एक पासबुक हुआ करती थी। उसी तरीके से कैश बुक मतलब बेसिकली हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट लायबिलिटी, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, और पासबुक मतलब टैक्स बेस, मतलब इनकम टैक्स रिकॉर्ड। जब आप बैंक रिको बनाते थे तो आप पासबुक में कभी भी चेंजेस नहीं करते थे, आप अपनी कैश बुक के बैलेंसेस को, ये आपकी कैश बुक का बैलेंस है, इस बैलेंस को आप पासबुक के बैलेंस के साथ टैली करते थे, ठीक है ना। आप कभी भी पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के साथ टैली नहीं करते थे, आप बोलते थे पासबुक का जो बैलेंस है वो कांस्टेंट है, वो वही रहेगा, पर जो हमारी कैश बुक है उसमें कुछ गड़बड़ होगी, उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है, आया समझ में कि नहीं। तो ट्रीट जैसे कैश बुक होती थी वैसे ही आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट लायबिलिटी है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की असेट और लायबिलिटी की वैल्यू को कैश बुक ट्रीट करो, और टैक्स बेस मतलब बाहर वाली बुक्स जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पासबुक, आया मेरी बात समझ में कि नहीं, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता हूं। एग्जाम्पल 1, पीपी बैलेंस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस, डेप्रिसिएशन रेट अलग अलग होगा, इनकम टैक्स में अलग होगा, और कैरिंग अमाउंट उसकी अलग होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि कैरिंग अमाउंट ऑफ
पीपीई, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई 5 लाख, जबकि टैक्स बेस ऑफ पीपीई, टैक्स बेस ऑफ पीपीई इज 4 लाख। चलो 4 लाख छोड़ो, 6 लाख करो पहले, फिर 4 लाख लूंगा मैं। तो टैक्स बेस आपका क्या है? इट्स अ पासबुक, यू कैन नॉट चेंज इट। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ टैक्स बेस 6 लाख, एंड आपका कैरिंग अमाउंट कितना है? 5 लाख, विच इज लोअर। ये नाउ विच दिस इज माई हैंड विच इज टैक्स बेस, एंड कैरिंग अमाउंट इज माई हैंड विच इज अ कैश बुक बेसिकली। मैं अपने टैक्स बेस को नहीं हिलाऊंगा, टैक्स बेस यहीं रहेगा कांस्टेंट, ठीक है ना। मुझे जो भी बदलाव करने वो मुझे अपने कैरिंग अमाउंट में करने। अगर टैक्स बेस ऊपर है तो मुझे कैरिंग अमाउंट को भी ऊपर लेके आना है इसके पैरेलल में, ठीक है। तो टैक्स बेस क्या ऊपर है, कैरिंग अमाउंट नीचे है, तो मुझे ऊपर लेके आना पड़ेगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं? पीपी की। पीपी का असेट है, तो मैं असेट को कहीं ना कहीं ऊपर लेके आ रहा हूं। मैं 5 लाख को 6 लाख तक लेके आ रहा हूं, असेट को ऊपर कर रहा हूं। असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है, मतलब आई विल क्रिएट डीटीए। मैं डीटीए क्रिएट करूंगा। आया समझ में कि नहीं? मैं क्या क्रिएट करूंगा? डीटीए। और लॉजिकली डीटीए ही क्रिएट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आई विल गेट 6 लाख तक के डिडक्शंस, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आई विल टेक 5 लाख रुपीज तक के डेप्रिसिएशंस। बट इनकम टैक्स मुझे ज्यादा डिडक्शन देने वाला है फ्यूचर में। सो मेरा ये डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस हुआ। गाइस सबको समझ में आया कि नहीं? सिर्फ दीपाली ने ही कमेंट करने का बेड़ा उठाया है क्या? हाँ, बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला? आप पहले लॉजिकली देखो कि आपका डीटीए बन रहा है कि नहीं। जैसे भी आपको सिखाया गया डीटीए बनाने का, आपका डीटीए बन रहा है। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ये टेक्निक से करो, क्योंकि इस टेक्निक से आप दुनिया का कोई भी डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लोगे कि डीटीए बनेगा कि डीटीएल बनेगा। टैक्स बेस 6 लाख, मैं इसको नहीं हिला सकता। मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो मैं करंट कैरिंग अमाउंट में करूंगा, ठीक है। कैरिंग अमाउंट अभी कितना है? 5 लाख, मतलब उसके नीचे है, कैरिंग अमाउंट कम है। मुझे कैरिंग अमाउंट को हमेशा टैक्स बेस तक लेके जाना है। अगर टैक्स बेस कम हुआ और कैरिंग अमाउंट ज्यादा हुआ तो मुझे उसको नीचे लेके आना है। आया समझ में कि नहीं? तो मैं कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस तक लेके जा रहा हूं, मतलब मैं कैरिंग अमाउंट को बढ़ा रहा हूं। किस चीज की कैरिंग अमाउंट है? पीपी। पीपी को बढ़ा रहा हूं, मतलब असेट बढ़ा रहा हूं। असेट बढ़ा रहा हूं मतलब डेफर्ड टैक्स असेट। समझा कि नहीं? इसको उल्टा करें, इसको उल्टा करें। ये था आपका केस 1। चलो केस 2 पे बात करते हैं। केस 2 पे बात करते हैं। इट्स 5 लाख एंड इट्स 4 लाख। टेल मी, बोलो। अब वो तो आप बोलोगे कि सर हाँ डीटीएल है, पर इसको करके देखो। टैक्स बेस कितना है? टैक्स बेस इज 5 लाख, sorry, tax base is 4 lakh, sorry, tax base is 4 lakh and carrying amount is 5 lakh. Now carrying amount is higher, carrying amount ऊपर है। मैं कभी भी टैक्स बेस को नहीं हिलाऊंगा, टैक्स बेस यही रहेगा। मैं कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस तक लाऊंगा। इस बार मैं अपनी कैरिंग अमाउंट को नीचे कर रहा हूं, नीचे कैरिंग अमाउंट को नीचे कर रहा हूं। किस चीज की कैरिंग अमाउंट है? पीपी की कैरिंग अमाउंट है, मतलब मैं पीपी को नीचे कर रहा हूं। असेट कम हो रही है, असेट कम मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी, असेट कम मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी, डीटीएल। ये बन जाएगा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। टैक्सेबल क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मुझे मैक्सिमम डेप्रिसिएशन के डिडक्शंस कितने मिलेंगे? 4 लाख। मुझे मैक्सिमम डेप्रिसिएशन के कितने डिडक्शंस मिलेंगे? 4 लाख, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? मुझे फ्यूचर में मैक्सिमम 4 लाख के डेप्रिसिएशन के डिडक्शन मिलेंगे, जबकि मैं पीएनएल में फ्यूचर के जितने भी पीएनएल बनेंगे उसमें मैं अप टू 5 लाख तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। वो मेरा डिसअलाउ हो जाएगा और अलाउ होगा मैक्सिमम 4 लाख, मतलब नेक्स्ट एक्स्ट्रा 1 लाख मेरा डिसअलाउ होने वाला है, जिसपे टैक्स ज्यादा लगने वाला है, तो वो लाइबिलिटी हो गई। समझ में आया कि नहीं? नहीं 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 नहीं, नवीन 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 नवीन, प्लीज प्लीज प्लीज, अभी मैंने ये पीपी का बैलेंस बोला है, अभी मैंने ये पीपी का बैलेंस बोला है। प्लीज 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 थोड़ा सा रुकिए, 3-4 एग्जांपल्स को मुझे और लेने दीजिए। एग्जांपल 2,
तीन चार एग्जांपल्स को और लेने दीजिए, जैसे कि एंटिटी, आप ये मत बोलना हाथ को ऊपर ले जा रहे तो असेट, हाथ को नीचे लेके जा रहे तो लायबिलिटी, प्लीज 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 ये मत बोलिए, ये मत रटिए। एंटिटी क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर बोनस पेबल, बोनस पेबल का प्रोविजन क्रिएट किया, बट इन इनकम टैक्स इट इज अलाउड on cash basis, actual bonus paid in cash in next year। चलो बोलो, तो क्या हुआ? सबसे पहले करंट ईयर में बुक्स के अंदर हमने क्या एंट्री पास की होगी? बोनस एक्सपेंस डेबिट टू बोनस पेबल, ये बुक्स में। टैक्स रिकॉर्ड में क्या किया होगा? नो एंट्री। इनकम टैक्स रिकॉर्ड में मैं एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स बोल रहा है कि आपको हम डिडक्शन अलाउ करेंगे सिर्फ कैश बेसिस पर, अगर आपने कैश पे किया तो ही हम आपको उसका डिडक्शन देंगे, नहीं तो प्रोविजन की इनकम टैक्स में कोई एंट्री वेंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब आप सोचिए, अब बेसिकली आप बात करिए यहां पर बोनस पेबल की। बोनस पेबल क्या है? एक लायबिलिटी है। जैसे पीपीई क्या था? एक असेट था, वैसे ही बोनस पेबल क्या है? लायबिलिटी है। बताइए इसका कैरिंग अमाउंट कितना है? अब वॉट एवर जो भी कैरिंग अमाउंट होगा, बोनस पेबल इंडिकेटेड प्रोविजन फॉर बोनस अमाउंट है सपोज 50,000 का, तो कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट 50,000, टैक्स बेस 0, क्योंकि एंट्री नहीं हुई है। अब लायबिलिटी की बात चल रही है, लायबिलिटी की बात चल रही है। व्हाट इज टैक्स बेस? दिस इज टैक्स बेस विच इज 0। हाथ को मैंने पीछे कर दिया, हाथ पीछे मतलब टैक्स बेस का है ही नहीं कुछ भी टैक्स बेस। बट व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? द कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज 50,000। क्या ये होना चाहिए? नहीं, मुझे इसको भी 0 करना पड़ेगा। मेरा टैक्स बेस 0 है, मतलब मेरे को कैरिंग अमाउंट भी 0 करना पड़ेगा। तो कैरिंग अमाउंट को 0 करो। 0 करने के लिए लायबिलिटी को गिराओ। लायबिलिटी गिर रही है, लायबिलिटी गिरेगी मतलब असेट। लायबिलिटी का गिरना जस्ट उल्टा क्या होता है? डेफर्ड टैक्स असेट, डीटीए। लायबिलिटी को गिराना है, तो लायबिलिटी को गिराना है मतलब मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना तो नहीं सकता ना। लायबिलिटी को गिराना इज अपोजिट काइंड ऑफ थिंग, मतलब डेफर्ड टैक्स असेट, असेट क्रिएट करना। तो मैं यहां पर क्रिएट करूंगा डेफर्ड टैक्स असेट। लॉजिकली चेक करते हैं कि डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट क्यों हो रही है। लॉजिकली आज मेरा 50,000 डिसअलाउ हो रहा है, तो आज टैक्स ज्यादा लगेगा, बट फ्यूचर में जब मैं कैश में पे करूंगा तो मुझे टैक्स में डिडक्शंस मिलेंगे, तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए डेफर्ड टैक्स असेट। आया समझ में कि नहीं? नवीन भाई और बाकी सब लोग समझ में आया कि नहीं? तो आप क्या कर रहे हो? आप टैक्स बेस को नहीं हिला रहे हो, आप कैरिंग अमाउंट को टैक्स पे लेके आ रहे हो। बोलो बेटा, क्लियर? सभी बच्चे जल्दी बोलो। और अगर आपके पास कोई एग्जांपल हो तो जल्दी बोलिए। मैंने पीपी का एग्जांपल लिया, असेट वाले साइड का। मैंने 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 डेफर टैक्स क्या बोलते हैं, मैंने प्रोविजन का एग्जांपल लिया। अगर आपके पास कोई एग्जांपल हो तो आप मुझे बोलिएगा जल्दी, आप मुझे जल्दी बोलना, ठीक है? आपके पास अगर कोई एग्जांपल हो तो जल्दी बोलना। एक मेरे पास एक और एग्जांपल याद आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। दो एग्जांपल एक और। एक एग्जांपल याद आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, बोलूं? चलो सुनो। कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड
बाय एंटिटी, और जो ये कन्वर्टेबल है ये है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए। कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड बाय एंटिटी, इट्स अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो आपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया बेसिकली, issued at 10 lakhs face value, issued at 10% डिस्काउंट। चलो डिस्काउंट छोड़ो यार, हटाओ। 10 लाख फेस वैल्यू, ठीक है। बुक्स में आपने क्या किया, क्योंकि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो बुक्स में आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट किया 7 लाख रुपीस का, और आपने इक्विटी क्रिएट किया 3 लाख रुपीस का। जबकि टैक्स रिकॉर्ड के अंदर, टैक्स रिकॉर्ड बोलता है अरे ये क्या कर रहे हो फालतू बातें, तुमने 10 लाख का लोन लिया है, बात खत्म। इट्स अ लोन, मतलब इट्स कंप्लीटली अ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ 10 लैक्स। इट्स कंप्लीटली अ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ 10 लाख। कुछ समझ में आएगी नहीं? तो इनकम टैक्स रिकॉर्ड में ये बाइफर्केशंस नहीं होते, पर हमने तो यहां पर इंड एस 32 एंड 109 लगा दिया, बाइफर्केशन कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेफर्ड टैक्सेस निकालने के लिए कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी चेक करना है। कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, यहां पर लायबिलिटी है 10 लाख, यहां पर लायबिलिटी है 7 लाख। इक्विटी इज नीदर एन असेट नॉर अ लायबिलिटी, इक्विटी इज नीदर एन असेट नॉर अ लायबिलिटी, इक्विटी इज नीदर एन असेट नॉर अ लायबिलिटी। तो इसको पिक्चर में मत लेके आना, ठीक है। अब मुझे बताओ, लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है, कैरिंग अमाउंट कितना है 7 लाख, टैक्स बेस कितना है 10 लाख, लायबिलिटी टैक्स बेस ज्यादा है 10 लाख एंड 7 लाख इज द कैरिंग अमाउंट। मुझे क्या करना है, कैरिंग अमाउंट को ऊपर ले जाना है, मुझे टैक्स बेस तक लेके जाना है, मुझे टैक्स बेस तक लेके जाना है, कैरिंग अमाउंट को मुझे टैक्स बेस तक लेके ऊपर जाना है। किस चीज का है, लायबिलिटी का, मतलब लायबिलिटी को ऊपर लेके जाना है, लायबिलिटी ऊपर, लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन 3 lakhs, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन 3 lakhs। आया समझ में कि नहीं? बट इस बार जो मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाऊंगा, सपोज 30%, फॉर एग्जांपल 90,000, मैं ये वाला डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं बनाऊंगा, बिकॉज ये जो ट्रांजैक्शन था वो इक्विटी ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन था। जब मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन किया था तो मैंने डिफरेंस को कहां ले गया था, 3 लाख रुपीस के डिफरेंस को इक्विटी में लेके गया था। इस बार मैं डीटीएल बनाऊंगा थ्रू इक्विटी, डीटीएल, क्रिएट डीटीएल थ्रू इक्विटी। मैं इक्विटी के थ्रू डीटीएल क्रिएट करूंगा। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मैं एंट्री पास करूंगा अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट, अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट टू डीटीएल, या मैं एंट्री पास करूंगा, चलो मैं अच्छे से एंट्री बताता हूं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू डीटीएल, और सेकेंड एंट्री पास करूंगा, सेकेंड एंट्री पास करूंगा अदर इक्विटी डेबिट टू डेफर टैक्स एक्सपेंस 90,000। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि जो डेफर टैक्सेस होते हैं, जो डेफर टैक्सेस होते हैं वो आपके जरूरी नहीं कि पीएनएल से ही बने, वो अदर इक्विटी से भी बन सकते हैं, गुडविल से भी बन सकते हैं, ओसे से बन सकते हैं। तो मैंने यहां पर उसको अदर इक्विटी के थ्रू बनाया। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? ये टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये तरीका था, दिस इज हाउ वी यूज टू क्रिएट डेफर्ड टैक्सेस। गाइस कोई डाउट है इसमें? बोलो।
बोलिए, कोई डाउट है क्या? अब बात करते हैं, डेफर टैक्स लाइबिलिटी की। सर ओसीआई से चार्जेस रिवॉल्यूशन में होगा ना? हाँ 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 जी, हाँ जी, वो जो रिवॉल्यूशन, अगर आप अपनी एसेट का रिवॉल्यूशन सरप्लस रिकॉर्ड करते हो ना, तो वो ओसीआई का आता है, तो इसलिए वो डीटी डिटेल भी ओसीआई से बनेगा अगर कुछ हुआ तो। ठीक है, चलिए, नाउ डेफर टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी किस पे बनता है? ऑल टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस। डीटीएल किस पे बनता है? ऑल टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस एक्सेप्ट टू डिफरेंसेस। दुनिया भर के दो डिफरेंसेस को छोड़कर, दो सिचुएशंस को छोड़कर आप सभी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस के ऊपर डीटीएल बनाओगे। सिर्फ दो सिचुएशंस को छोड़कर, सिर्फ दो सिचुएशंस को छोड़कर, एक्सेप्ट टू सिचुएशंस, you will create DTL in every situation, in all other situation, in all other taxable temporary differences। सभी taxable temporary differences के ऊपर क्रिएट करो, दो situations को छोड़कर। ठीक है, सिचुएशन नंबर 1, no deferred tax liability shall be recognized from the initial recognition of goodwill। मतलब अगर हम बात करें DTL on all taxable temporary differences except situation 1, जब तुम इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में या फिर इंड AS 111 ज्वाइंट अरेंजमेंट्स के अंदर गुडविल रिकॉर्ड करते हो, क्या रिकॉर्ड करते हो? गुडविल रिकॉग्नाइज करते हो। क्या रिकॉग्नाइज करते हो? गुडविल। एंड गुडविल जब रिकॉर्ड करोगे, इफ इट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल इन इनकम टैक्स, और मान लो गुडविल इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, मान लो गुडविल का तुम्हें इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं मिलने वाला, मान लो तुम्हें गुडविल का कोई भी इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं मिलने वाला फ्यूचर में, तुम 103 में गुडविल कैसे रिकॉर्ड करते हो तुम जानते हो। तुम 111 में ज्वाइंट अरेंजमेंट्स में भी गुडविल रिकॉर्ड करते हो, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड करते हो, याद है सबको? ज्वाइंट अरेंजमेंट्स के अंदर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड करते हैं, वहां पर भी गुडविल आ सकती है। ज्वाइंट अरेंजमेंट कहता है कि अगर मान लीजिए आप एक ज्वाइंट क्या बोलते हैं, अगर आपका ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन है, ज्वाइंट ऑपरेशन है आपका, जेओ है, और जेओ अगर आपकी बिजनेस की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, तो आप उसके ऊपर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड अडॉप्ट करोगे और गुडविल गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज रिकॉर्ड करोगे। तो गुडविल रिकॉर्ड कर रहे हो, तो बेसिकली गुडविल अगर आपके इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में गुडविल का कैरिंग अमाउंट तो होगा, पर टैक्स बेस ऑलवेज जीरो होगा। टैक्स बेस उसका हमेशा जीरो होगा। बोलो बेटा, टैक्स बेस उसका हमेशा जीरो होगा। तो अगर टैक्स बेस हमेशा जीरो होगा, कैरिंग अमाउंट समथिंग होगा, समथिंग अमाउंट। टैक्स बेस ऑलवेज जीरो होगा, तो ये एक डिफरेंस तो आया, ये एक डिफरेंस तो आया। पर बेटा ये डिफरेंस एक तरीके से परमानेंट डिफरेंस की तरह है, ये डिफरेंस एक तरीके से परमानेंट नेचर का है, क्योंकि गुडविल आपका टैक्स बेस ऑलवेज जीरो इसीलिए क्योंकि गुडविल आपके इनकम टैक्स के अंदर कभी डिडक्शन नहीं मिलने वाला। गुडविल का डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन वगैरह कुछ भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो आपका, अगर आज आपने गुडविल रिकॉर्ड किया और गुडविल को आप अमोटाइज कर रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इंपेयरमेंट कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, गुडविल इंपेयर तो करोगे, चलो ठीक है माना, इंड एस के हिसाब से गुडविल को हम अमोटाइज नहीं कर सकते, पर हम गुडविल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंपेयर तो करेंगे इंड एस 36 के हिसाब से।
करेंगे कि नहीं करेंगे? तो P&L में आपने गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस बुक किया है, व्हाट यू डिड, P&L में इंपेयरमेंट लॉस बुक किया है, पर इनकम टैक्स आपको वो इंपेयरमेंट लॉस उठाकर डिसअलाउ कर रहा है, और वो हमेशा के लिए डिसअलाउ कर रहा है। तो ऐसे केस में वो परमानेंट नेचर का डिफरेंस बन गया, इसके ऊपर कभी भी आपका डेफर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा। आया समझ में कि नहीं? गुडविल का आप इंपेयरमेंट करोगे इंड AS 36 में, ये तो पता है ना, CGU इंपेयरमेंट सबको पता है ना, ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन वेयर यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी DTL। अच्छा सर DTL ही क्यों बन रहा है, कैसे पता चल रहा है? वैसे DTL बन रहा है, देखो कायदे से, पर हम वो DTL नहीं बनाएंगे। क्यों? बिकॉज कैरिंग अमाउंट इज समथिंग। फॉर एग्जाम्पल कैरिंग अमाउंट आपका 1,00,000 रुपए का है, ठीक है ना, एंड टैक्स बेस आपका 0 है। कंपेयर करो, टैक्स बेस 0, कैरिंग अमाउंट 1,00,000, तो 1,00,000 को भी नीचे करोगे, 1,00,000 को भी 0 तक ले जाओगे। गुडविल क्या होती है? असेट, असेट को नीचे करो मतलब लायबिलिटी, पर लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। आया समझ में कि नहीं? ठीक है। दूसरा सिचुएशन 2, सिचुएशन 2, सिचुएशन 2, सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 क्या लिखा है देखिए, सिचुएशन 2 से पहले, इन टैक्स जुरिसडिक्शन वेयर गुडविल इज टैक्स डिडक्टेबल, डेफर टैक्स लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द टेम्पररी टैक्सेबल डिफरेंसेस। वो बोल रहा है अगर टैक्स डिडक्टेबल है, गुडविल का अगर टैक्स में डिडक्शन है, तो फिर क्रिएट कर सकते हो। तो ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि गुडविल टैक्स डिडक्टेबल है कि नहीं है। हम आमतौर पर मानते हैं नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे आप लोग बताइएगा, डेफर्ड आपने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा हुआ है, DT का सब्जेक्ट वगैरह पढ़ा हुआ होगा, क्या लगता है आपको, इनकम टैक्स में गुडविल का डिडक्शन शायद नहीं मिलता? मुझे इतना पता है, इवन अभी रिसेंट 2-3 साल पहले का भी एक अमेंडमेंट था शायद, इनकम टैक्स में गुडविल का डिडक्शन नहीं मिलता है ना? गुडविल का इंपेयरमेंट और अमोर्टाइजेशन वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलता। सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 है ऑल अदर परमानेंट डिफरेंसेस। ऑल अदर परमानेंट डिफरेंसेस मतलब अब अगर गुडविल के अलावा और भी कोई परमानेंट डिफरेंसेस है, जैसे कि कोई असेट है जिसका इनकम टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई लायबिलिटी है जिसका इनकम टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई आपको उसके डिडक्शन और टैक्सेबिलिटी नहीं होने वाली, ऐसी कोई असेट, ऐसा कोई लायबिलिटी जिसका इनकम टैक्स में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है या इनकम टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं है, एनी असेट और लायबिलिटी which is neither taxable or deductible under tax law। ऑब्वियसली उसका टैक्स बेस क्या होगा? 0 ऑलवेज, 0 ऑलवेज। उसका टैक्स बेस हमेशा क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? हाँ जी नवीन, वही लॉजिक लगेगा बिल्कुल। इंड AS 36 में जब आप गुडविल का इंपेयरमेंट करते हो, तो गुडविल का जब इंपेयरमेंट लॉस बुक करते हो, CGU के अंदर गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस बुक करते हो, तो उस इंपेयरमेंट लॉस, गुडविल के इंपेयरमेंट लॉस पर आप डेफर टैक्स क्रिएट मत करना। अब हो सकता है कल को आपको एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें इंपेयरमेंट के साथ साथ वो इनकम टैक्स का भी आपको बोल रहा है करो, डेफर टैक्स भी निकालो, तो CGU का जो आपने लॉस बुक किया है उसमें गुडविल वाले लॉस पर आप DTA DTL मत लगाना, पर बाकी असेट्स पर आप DTA DTL बना सकते हो। DTA ही बनेगा बेसिकली। तो टैक्स बेस 0 क्यों? बिकॉज जो डिफरेंस है, डिफरेंसेस आर परमानेंट। और मैंने इसीलिए आपको शुरू में लिखवाया था, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो टेम्पररी डिफरेंस होते हैं। मैंने आपको बोला था कि हालांकि परमानेंट डिफरेंसेस भी होते हैं,
पर वो इंड AS 12 में डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ है, पर इनडायरेक्टली अगर आप उनकी मीनिंग निकालोगे तो आपको वही क्रिएट होगा, वही समझेगा। एनी असेट लायबिलिटी विच इज नीदर टैक्सेबल नॉट डिडक्टेबल, नीदर टैक्सेबल और डिडक्टेबल अंडर टैक्स लॉ, तो वो परमानेंट डिफरेंस होते हैं, उसके ऊपर भी आप कभी भी डेफर टैक्स लायबिलिटीज नहीं बनाओगे। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? दीपाली देख, तू ज्यादा तारीफ मत करा कर मेरी चैट पर, क्योंकि तू तो मेरी स्टूडेंट है बेटा, है ना, तो वो बाकी बच्चों को क्या लगेगा कि देख दीपाली तो जय सर की स्टूडेंट है, तो जय सर ने उसको अलग से फोन करके मैसेज करके बोला होगा कि दीपाली दीपाली तुम ना कुछ कुछ तारीफ करते रहा करो, करती रहा करो। मैंने दीपाली तुम्हें देखा है मैंने, तुम पिछले वाले लेक्चर्स में भी कभी कभार बीच में बहुत ज्यादा तारीफ कर लेती हो, ठीक है, तो प्लीज तुम तारीफ मत करो, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि दीपाली तो जय सर की स्टूडेंट है। आज का जमाना बहुत खराब है, पॉजिटिव बातें पता नहीं कब नेगेटिव हो जाए। चलो ये समझ में आया कि नहीं? डिटेल ऑन ऑल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस एक्सेप्ट टू सिचुएशंस, गाइस अंडरस्टूड और नॉट? गाइस अंडरस्टूड और नॉट? ये एग्जांपल नंबर 4 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आप पढ़ लेना उसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू प्रियंक, थैंक यू सो मच। आगे बढ़े। सो ऑल अदर केसेस डेफर टैक्सेस बनेंगे। नाउ डेफर टैक्सेस कैसे बनेंगे? वन मोर एग्जाम्पल, DTL अंडर इंड AS 103, DTL अंडर 103 क्या करेंगे? अक्वायरर क्या करेगा? अक्वायरर shall record assets liabilities at fair value, assets liabilities at fair value, assets liabilities of acquiree at fair value, ठीक है, समझा? फॉर एग्जाम्पल A लिमिटेड acquired business of B limited, so B limited PPE 10 lakhs, A limited acquired A limited recorded PPE at 12 lakhs, ठीक है। तो नाउ अगर बात करें PPE की, तो कैरिंग अमाउंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट बिकम्स 12 लाख, बट टैक्स बेस इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्स बेस बेसिकली 10 लाख। सर टैक्स बेस 10 लाख क्यों होगा? क्योंकि इंड AS 103 को इनकम टैक्स नहीं मानता। इनकम टैक्स बोलता है तुम तो उसको मार्केट वैल्यू कुछ भी मान लोगे, आज तुम 12 लाख बोल रहे हो, कल को तुम 20 लाख बोलोगे, 25 लाख बोलोगे, तो क्या हम तुम्हें डेप्रिसिएशन क्या उस वैल्यू पे देंगे? क्या हम तुम्हें डेप्रिसिएशन पुरानी वैल्यूज पे ही कंटिन्यू करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि पुरानी वैल्यू ही आपकी टैक्स बेस है, सॉरी, ठीक है। सो मैंने बोला DTL अंडर 103 में एक्वायरर जो होगा वो एसेट लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगा, एक्वायरी के एसेट्स लायबिलिटीज को। जैसे कि पीपी उसको दिख रहा है 10 लाख रुपीज का, पर उसने रिकॉर्ड किया 12 लाख पे, तो नाउ व्हाट दे विल डू, बेसिकली यहां पर भी क्या आ रहा है? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। कैसे करके देखो, टैक्स बेस नीचे है 10 लाख, कैरिंग अमाउंट ऊपर है, असेट है ये, असेट, कैरिंग अमाउंट ऊपर है, कैरिंग अमाउंट को नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो,
मतलब मैंने असेट को नीचे किया, असेट को नीचे करना मतलब लाइबिलिटी, ये बनेगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बट ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी डीटीएल ऑन 2 लाख एट द रेट ऑफ 30%, फॉर एग्जाम्पल 60,000, ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पीएनएल के थ्रू नहीं बनेगा, ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी गुडविल को अट्रैक्ट करेगा, ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी गुडविल को अफेक्ट करेगा, गुडविल बढ़ा देगा। बेसिकली ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हम जब 103 के अंदर एंट्री करते हैं, हम जब 103 के अंदर इंड एएस 103 में जब एंट्री होती है तो आप नेट असेट्स रिकॉर्ड करते हो, याद है आपको? आप नेट असेट्स रिकॉर्ड करते हो फेयर वैल्यू पे, याद है कि नहीं? फिर आप एनसीआई रिकॉर्ड करते हो, याद है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। और आप यहां पर टू इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर टू कंसिडरेशन करते हो, याद है कि नहीं? पर एज इट इज आप यहां पर टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करोगे 60,000 रुपीज का, ये वाला, ठीक है। और जैसे ही आपने ये तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, ये एनसीआई भी आपने मान लो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, इन्वेस्टमेंट और कंसिडरेशन जो भी आपने एक्चुअल, जो आपका एक्चुअल था वो किया, और जैसे ही इसमें एंट्री डिफरेंस आएगा, इसमें जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन अबव एंट्री इज गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस। अल्टीमेटली इसमें जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो डीटीएल है, इस डीटीएल ने क्या किया? आइदर गुडविल बढ़ा दी और गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस को कम कर दिया। आया समझ में कि नहीं? ये डीटीएल किसको अट्रैक्ट करेगा? ये डीटीएल या तो गुडविल को बढ़ाएगा या तो गेन फ्रॉम बार्गेन परचेस को घटाएगा। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? अब यहां पर कुछ बच्चों का डाउट आ सकता है कि सर गुडविल, आप सर ये डीटीएल तो गलत बन रहा है सर, इससे तो अननेसेसरी गुडविल रेज हो रही है, फालतू की गुडविल रेज हो रही है सर, क्या सेंस है? बेटा कोई बात नहीं, वैसे भी गुडविल के ऊपर आप डीटीए डिटेल नहीं बना रहे हो, आप डीटीए डिटेल बना रहे हो असेट्स, अदर असेट्स के ऊपर, जिससे गुडविल अल्टीमेटली रेज हो रही है। और गुडविल के रेज होने से, मैंने ऊपर सिचुएशन नंबर 1 में बोला कि गुडविल भले रेज होने दो, उसको तो आप 103 इंडिया 36 में वैसे भी इंपेयर करोगे ना, और गुडविल के इंपेयरमेंट पर वैसे भी आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और असेट नहीं बना रहे हो, तो कोई बात नहीं, होने दो रेस, वैसे भी वो आगे चल के इंपेयर होगी, और गुडविल का इंपेयरमेंट वैसे भी टैक्स में अलाउड नहीं है, तो आप गुडविल के ऊपर डीटीए डिटेल नहीं बना रहे हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये गुडविल भले रेज हो रही है, आगे चल के ये रिवर्स हो जाएगी इंपेयरमेंट के फॉर्म में, और इंपेयरमेंट के फॉर्म में रिवर्स होगी तो वो इंपेयरमेंट पीएनएल में जाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? यस, सोहम पटेल, डेफिनेटली रिवर्सल एंड पीएनएल। सो गुडविल अंडर 103, डीटीएल अंडर 10, डीटीएल अंडर 10 इंडेस 103। ठीक है, आगे डीटीएल इन केस ऑफ अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, पीपीई का अपवर्ड रिवैल्यूएशन, मान लीजिए पीपीई कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस both are 10 lakh. Now entity revalued at 15 lakh. अब क्या होगा? कैरिंग अमाउंट 15 लाख, टैक्स बेस 10 लाख, इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है,
इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है सर। जो इंडेमनिफिकेशन असेट रिकॉर्ड करने पर डिटेल बनाने का या फिर उसको परमानेंट कंसिडर करने का, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा है जहां वो बोलता है कि इंडेमनिफिकेशन असेट को आप इनकम टैक्स में जीरो कंसिडर करो हमेशा, तो वो परमानेंट हो जाता है। बट वो जो भी होगा वो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक्स नहीं है। वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि भाई इंडेमनिफिकेशन असेट है और ये इनकम टैक्स में टैक्सेबल है कि नहीं। अगर टैक्सेबल है तो भाई बात ही खत्म हो गई। टैक्सेबल अक्सर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब जीरो परमानेंट। और अगर टैक्सेबल है ऑन कैश बेसिस तो टेम्पररी बन जाएगा। समझा सर? गुडविल में जो डीटीएल अमाउंट गया बाद में रिवर्सल पीएनएल से होगा या किसी और से? पीएनएल से होगा ना, क्योंकि गुडविल को तो तू इंपेयर कर चुका है पीएनएल में। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है कि सर अपन ने यहां पर अपन ने यहां पर डीटीएल बनाया जिसके कारण गुडविल बढ़ गई। सर गुडविल कहां से इंपेयर होगी? गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में जाएगा, तो गुडविल तो आगे चल के मान लो जीरो हो गई। ठीक है, अब सर मुझे आगे चल के ये वाला डीटीएल भी रिवर्स करना है, मैं कहां से रिवर्स करूंगा? पीएनएल से ही करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैंने गुडविल को भी पीएनएल में राइट ऑफ किया है ना बेटा। आया समझ में? ठीक है, और जो जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं उनको जिनको जिनको मैं रिप्लाई करते जा रहा हूं वो मुझे उसके बदले रिप्लाई करते रहे कि हाँ सर, ओके सर या नो, वापस से डाउट। मतलब मुझे भी समझ में आया कि हाँ मेरा डाउट सुनने के बाद तुम लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं। सर इंटेंजिबल असेट जो बुक्स ऑफ एक्वायरी में है नहीं और हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो हमको उसका टैक्स बेस जीरो लेना है या फिर फेयर वैल्यू जिस पर रिकॉर्ड किया वो लेने की फॉर डीटी? सुनो सर, ऐसी कोई इंटेंजिबल असेट जो अक्वायरी के रिकॉर्ड में तो नहीं थी, पर सर हमने उसको रिकॉर्ड किया क्योंकि वो हमारे हिसाब से आइडेंटिफाइबल असेट है। तो सर हमने रिकॉर्ड किया फेयर वैल्यू पे, तो हमारे लिए उसकी कैरिंग अमाउंट आ गई, हमारे लिए उसके उस इंटेंजिबल असेट की कैरिंग अमाउंट आ गई। पर सर मान लो इनकम टैक्स में वो जीरो है, ऑब्वियसली वो जीरो ही होगी इनकम टैक्स में, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में तो जीरो। जैसे ब्रांड, आपने ब्रांड को आइडेंटिफाई किया और यहां पर बुक किया, अब आपको यह देखना है कि ब्रांड का इनकम टैक्स में डिडक्शन अलाउड है कि नहीं आपको। अगर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन अलाउड है किसी दूसरे रेट पर और आप ब्रांड को अमोटाइज कर रहे हो किसी दूसरे रेट पर, मान लो ब्रांड को आपने रिकॉर्ड किया और आप उसको 5 इयर्स में अमोटाइज करोगे, जबकि इनकम टैक्स में बोला गया कि आपको 10 इयर्स में डिडक्शन मिलेगा, तो डेफिनेटली ये टेम्पररी टैक्सेबल डिफरेंसेस आएंगे, मतलब ये टेम्पररी डिफरेंसेस होंगे। बट आपको बोला गया कि नहीं, ब्रांड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, आपको ब्रांड के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, तो ये परमानेंट डिफरेंस हो गया। ये वही सिचुएशन नंबर टू कि किसी भी असेट लायबिलिटी का इनकम टैक्स के अंदर कोई टैक्सेबिलिटी और डिडक्शन नहीं है तो उसके ऊपर हमेशा परमानेंट डिफरेंसेस माने जाएंगे। आया समझ में? सोहम क्लियर हुआ कि नहीं? सर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो क्या बनेंगे? अरे यार क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हम उसको बेसिकली मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन क्यों नहीं कुछ बोलेगा, मतलब मैं तो बोलता हूं कि बोलना चाहिए ना, और वो हर क्वेश्चन में बोलता ही है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? ठीक है, चलो अभी अपवर्ड रिवोल्यूशन बेटा क्लियर, आगे बढ़े। अपवर्ड रिवोल्यूशन, टैक्स बेस क्या होगा? अरे यार भाई मेरे वही हो गया ना, जैसे ब्रांड की बात करें, ब्रांड मान लो बुक्स में तो उसको 5 इयर्स में अमोटाइज कर रहा है और टैक्स के अंदर तेरे को वो 10 इयर्स में डेप्रिसिएशन अलाउड हो रहा है। ब्रांड है तेरा 5 लाख रुपए का, तूने रिकॉर्ड किया, तो एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेसिकली अभी तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यहां पर ऑन DOA यहां पर भी 5 लाख, यहां पर भी 5 लाख, पर आफ्टर 1 ईयर यहां हो गया 4 लाख, यहां हो गया 450, तो फर्स्ट ईयर के एंड से डीटीएल बनना शुरू होगा। पर अगर मान लो उन्होंने बोला कि नहीं इनकम टैक्स जो है ब्रांड में जीरो है, ब्रांड का वैल्यू इनकम टैक्स में जीरो है,
हमेशा के लिए, तो वो परमानेंट डिफरेंस हो जाएगा। भाई मेरी बात, डेट ऑफ डीओए पर तो वो सेम सेम है ना, और अगर डीओए पर सेम सेम है तो इस वाली एंट्री में, इस वाली एंट्री में कोई भी डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा मेरे प्यारे। आया समझ में? सर आरएनडी में समटाइम्स रिसर्च को इंटेंजिबल एसेट मानते हैं, वहां पर टैक्स बेस जीरो नहीं। नहीं, आरएनडी में बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर एक्वायर्ड रिसर्च को रिकॉर्ड किया जाता है। नॉर्मली इंड एस 38 के अंदर रिसर्च एक्सपेंडिचर हमेशा पीएनएल में जाता है, बट अगर आपका इन प्रोसेस रिसर्च है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप एक्वायर कर रहे हो, तो आप उसको असेट मानते हो, तो इनकम टैक्स में उसका डिडक्शन मिलता है, पर अलग तरीके से मिल रहा है, तो वो टेम्पररी बन गया, वो परमानेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो रिसर्च के ऊपर तो वैसे ही डिडक्शन मिलता है, इनकम टैक्स भी डिडक्शन देता है। ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ गया? भाई इस पे क्या करोगे? नाउ कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस क्या करोगे? टैक्स बेस नीचे है, कैरिंग अमाउंट ऊपर है, कैरिंग अमाउंट को भी नीचे लेके आओ। किस चीज की बात चल रही? पीपी की। पीपी नीचे, असेट नीचे, असेट नीचे मतलब लाइबिलिटी। बेसिकली क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थ्रू ओसीआई। ओसीआई क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो परमानेंट डिफरेंस हुआ। नहीं, परमानेंट डिफरेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ परमानेंट डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज ऑल्दो रिवैल्यूएशन गेन जो 5 लाख रुपए का आया है, फिर 5 लाख रुपीज का जो रिवैल्यूएशन गेन आया है, उस पर इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। बट मैं आज अपनी असेट का रिवैल्यूएशन कर रहा हूं, इसका मतलब या तो मैं असेट आगे चल के बेचूंगा, इसीलिए मुझे पता है कि आगे चल के मुझे सेल प्रोसीड्स 15 लाख जनरेट होगी। अगर मेरा बेचने का इंटेंशन है, सेल करने का इंटेंशन है, तो मुझे फ्यूचर में सेल प्रोसीड्स होगी। सेल प्रोसीड्स जब जनरेट होगी तो मेरा कैपिटल गेन निकलेगा, और कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के अंदर डायरेक्टली रिवैल्यूएशन गेन इज नॉट टैक्सेबल, पर आगे चल के कैपिटल गेन तो टैक्सेबल होगा। पॉइंट नंबर 1। या फिर अगर मान लीजिए मैं आज अपनी असेट को रीवैल्यू कर रहा हूं अपवर्ड, पर मेरा बेचने का कोई इंटेंशन नहीं है, पर फिर भी मैं रिवैल्यू कर रहा हूं इस इंटेंशन से कि मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। भाई आज मैं अपनी असेट को 10 लाख रुपए से 15 लाख पे लेके आ रहा हूं, 10 लाख से 15 लाख पे लेके आ रहा हूं, दैट मींस आई एम एक्सपेक्टिंग मच मोर बेनिफिट्स। I am expecting a benefit of 15 lakh, and benefit in what sense? Benefit in the form of टर्नओवर। सो इसका मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे फ्यूचर में ज्यादा टर्नओवर होगा, और वो जो इंटायर टर्नओवर मेरा फ्यूचर में बढ़ेगा, वो इंटायर टर्नओवर फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, और उस टर्नओवर के अगेंस्ट मुझे मैक्सिमम डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स में कितना अलाउड होगा? 10 लाख। जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं डेप्रिसिएशन 15 लाख तक का क्लेम करूंगा थोड़ा थोड़ा करके हर साल, पर मुझे इनकम टैक्स मैक्सिमम कितना डिडक्शन देगा? अप टू 10 लाख। मतलब मेरा आने वाले सालों में 5 लाख रुपीस पर एक्स्ट्रा, 5 लाख का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन डिसअलाउ होने वाला है। डिसअलाउ होगा तो फ्यूचर में मेरा टैक्सेबल इनकम बढ़ेगा, टैक्सेबल इनकम बढ़ेगा तो उस पर टैक्स लगेगा, इसीलिए वो डिटेल बन रहा है। तो ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है। तो रीवैल्यूएशन गेन डायरेक्टली तो टैक्सेबल नहीं होता, पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो टैक्सेबल होता है, या तो कैपिटल गेन लगने के फॉर्म में। आज मैं अपनी असेट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, तो फ्यूचर में मैं उसको बेचूंगा तो ज्यादा वैल्यू मिलेगी, ज्यादा वैल्यू मिलेगी तो मुझे कैपिटल गेन होगा। या तो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट्स ज्यादा होंगे टर्नओवर के फॉर्म में, और उस टर्नओवर के अगेंस्ट मुझे डेप्रिसिएशन कम मिलेगा, तो इसका मतलब मुझे डिडक्शंस कम मिलेंगे, तो भी मेरी डिटेल बोलो बेटा क्लियर? तो भी मैं डिटेल क्रिएट करूंगा थ्रू ओसीआई। आया समझ में कि नहीं? डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू DTL, OCI टू डेफर टैक्स एक्सपेंस। गाइस दिस वाज द प्रिंसिपल। मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ। डेफर टैक्स लायबिलिटी बता चुका हूँ, सिचुएशन 1 पूरा। ये एग्जांपल्स मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने अपने थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देता जा रहा हूँ। और डिटेल कहाँ कहाँ क्रिएट होगा, टाइमिंग डिफरेंसेस, बिजनेस कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, सेट कैरीड एट फेयर वैल्यू, रिवोल्यूशन वगैरह मैंने बता दिया। ये सब चीज़ों पर डेफर टैक्सेस बनेंगे। एग्जाम्पल 7 इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 7 जो है वो अच्छा एग्जाम्पल है।
आप उसको ज़रूर रीड कर सकते हो, एग्जाम्पल 7। एंड आपके साथ मैं एक एग्जाम्पल नंबर ये वाला मतलब 8 के जस्ट नीचे वाला येलो वाला एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ अभी के अभी, ठीक है। आप देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, कुछ खास नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल मोस्टली इसलिए लिखा है ताकि जो इनिशियल लेवल पर बच्चे पढ़ रहे हैं, इनिशियल लेवल पर पढ़ रहे हैं मतलब जो फ्रेशर्स हैं, मेरी बुक ले रहे हैं, तो उनको समझ में आ जाए बहुत ही बेसिक्स में। क्या है, मान लीजिए एक सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट है, उसमें इक्विटी, लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट दिख रहा है। होल्डिंग कंपनी एक्वायर्ड सब्सिडरी एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 14 लाख रुपीज, 100% शेयर एक्वायर किया। नॉन करंट एसेट का फेयर वैल्यू है 12,50,000, जबकि बुक वैल्यू है 12 लाख। ऑल अदर्स आर हैविंग फेयर वैल्यू इक्वल टू देयर बुक वैल्यू, ठीक है। डिटरमाइन द डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, अज्यूम टैक्स रेट इज 30%। तो क्या किया, होल्डिंग कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है 14 लाख का, तो उसने ये वाली एंट्री की होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 14 लाख रुपीज से एंट्री की होगी स्टैंड अलोन में, हाँ या नहीं। जब वो कंसोलिडेशन करेगा तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिवर्स करेगा और वो असेट लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेगा। नॉन करंट असेट्स को वो 12 लाख पे रिकॉर्ड ना करके वो 12,50 पे रिकॉर्ड करेगा। करंट असेट को सेम 7 लाख पे रिकॉर्ड करेगा, लाइबिलिटी को वो सेम 6 लाख पे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को वो रिड्यूस कर देगा। तो अल्टीमेटली इससे गुडविल कितनी अराइज होगी, गुडविल इससे अराइज होगी 50,000 रुपीज की। बट हियर वी कैन सी दैट गुडविल अराइज इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन इज 50,000। However, detail shall be recognized on 50,000 temporary difference due to the recognition of non-current asset at fair value 12.5, assuming tax base is same as book value। अब यहां पर क्योंकि हमने नॉन करंट एसेट को 12.5 पे रिकॉर्ड किया है, जबकि उसका टैक्स बेस कितना है 12 लाख, मान लेते हैं कि सब्सिडरी के बुक्स में जो बुक वैल्यू है वही टैक्स बेस होगी, तो 50,000 का डिफरेंस के कारण आपका ये कैरिंग अमाउंट 1250 हो गया, जबकि टैक्स बेस कम है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो कैरिंग अमाउंट को नीचे करना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट को नीचे करना पड़ेगा असेट की, तो इसका मतलब लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। सच डिटेल शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन, hence this detail shall directly affect the goodwill as a balancing figure। तो हम अगर करेक्ट जनरल एंट्री पास करेंगे तो ये जो जनरल एंट्री थी ये करेक्ट नहीं थी, ये इनकम्प्लीट जनरल एंट्री थी। और अगर करेक्ट जनरल एंट्री पास होगी तो ये और गुड बेसिकली करंट लायबिलिटी और डीटीएल आ जाएगा 15,000 का, जिस वजह से आपका गुडविल कहीं ना कहीं 15,000 से बढ़ के चला गया गुडविल यहां पर। मतलब पहले 50,000 का गुडविल था, जबकि अब 15 बढ़ के 65 का हो गया। कंक्लूजन, ड्यू टू रिकॉग्निशन ऑफ डीटीएल गुडविल इज इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। अब आप लोगों के लिए आपको ये एग्जांपल लग रहा होगा सर क्या ही आपने तो बता ही दिया ना। आप ऐसा सोचो कि अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हो, आप फ्रेशर हो, तो सोचो इस एग्जाम्पल की कितनी इंपॉर्टेंट नीड है। और यही रीजन है कि हम इस एग्जाम्पल को अपनी कंसेप्ट बुक में डाल रहे हैं। कंसेप्ट बुक अभी तक जिन जिन बच्चों के पास जा चुकी है, आई बिलीव कि कंसेप्ट बुक के अंदर ये एग्जाम्पल्स देखकर बहुत मजा आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार ये एक सेल्फ स्टडी वाले बच्चे के लिए भी अब हम उस तरीके से कोशिश कर रहे हैं ताकि सेल्फ स्टडी वाला बच्चा भी इसको समझने की कोशिश करे, पढ़ पाए, ठीक है। बोलो बेटा, क्लियर। चलिए, ये इक्विटी वाला एग्जांपल जो हमने डिटेल रिकॉग्नाइज किया इक्विटी के थ्रू, मैंने आपको दिया था कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी वो एग्जांपल करवा दिया था। गाइस अंडरस्टूड और नॉट। चलिए, तो ये हो गया आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाएंगे, डेफर्ड टैक्स असेट्स की बातें कर लेंगे, मिसलेनियस प्रोविजंस एंड ऑल, ठीक है। देखते हैं कितनी बातें कर पाते हैं। थोड़ा सा ब्रेक दे दो मेरे को, 11 बजे तक तो आराम से अपन खींच लेंगे, पर बिफोर दैट आई नीड अ 10 मिनट्स का ब्रेक। मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, ठीक है। सो लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर अपन मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।
ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। जो बच्चे अवेलेबल है प्लीज चैट पर आ जाइए। देखिए आज क्वेश्चंस डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा डीटी डिटेल का, बट मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स अगर हम कवर कर लेते तो अगली क्लास में हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स कम बचेंगे और क्वेश्चंस डिस्कशन के लिए टाइम अच्छा मिलेगा। ठीक है, सो लोड मत लीजिएगा, सब चीज़ें करवाऊंगा एक एक करके आराम से, लोड बिल्कुल मत लेना। ठीक है, आगे बढ़े। ऑलराइट गाइस, सो डेफर्ड टैक्स एसेट, आपने डीटीएल में क्या पढ़ा? डीटीएल यू क्रिएट ऑन ऑल टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस एक्सेप्ट टू सिचुएशंस, यही पढ़ा। सेम वे डेफर्ड टैक्स एसेट, नाउ डेफर्ड टैक्स एसेट में कुछ बातें सेम है ना, और कुछ बातें एक्स्ट्रा है। सेम ऑल डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, you create DTA on all deductible temporary differences except the permanent differences, except on the permanent differences, मतलब सेम सिचुएशन टू बिकॉज सिचुएशन 1 आने नहीं वाली डीटीए में। सिचुएशन 1 किस बारे में थी? गुडविल के बारे में थी। तो गुडविल रिकॉर्ड होगा बुक्स में, टैक्स बेस 0। उल्टा हो नहीं सकता कि टैक्स बेस हो जाए और बुक्स में 0 हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए डीटीए के केस में सिचुएशन 1 आएगी नहीं, सिचुएशन 2 आ सकती है। ठीक है, सो इन शॉर्ट यू क्रिएट डीटीए ऑन ऑल डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस एक्सेप्ट द परमानेंट डिफरेंसेस, एक्सेप्ट परमानेंट डिफरेंसेस। हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ना प्रॉपरली? आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने कहा था कि डीटीए के अंदर कुछ बातें एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है? व्हाइल क्रिएटिंग डीटीए वी हैव टू चेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल इनकम। फ्यूचर टैक्सेबल इनकम, फ्यूचर में मेरा टैक्स का सेविंग होने वाला है, इसलिए मैं डीटीए क्रिएट कर रहा हूं। यू नो ना व्हाई आई एम क्रिएटिंग डीटीए? क्योंकि मेरा फ्यूचर में टैक्स का सेविंग होने वाला है। मेरा फ्यूचर में टैक्स का सेविंग होने वाला है। टैक्स का सेविंग किस फॉर्म में होगा? फ्यूचर में आई विल गेट एक्स्ट्रा डिडक्शंस। डिडक्शंस किसके अगेंस्ट? फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट मुझे डिडक्शंस मिलेंगे। बट व्हाट इफ आई से कि मेरे पास फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होने ही नहीं वाली, डिडक्शंस कैसे लोगे? अगर डिडक्शंस तुम्हें फ्यूचर में मिलेंगे तो डिडक्शंस किसके अगेंस्ट मिलेंगे? फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट मिलेंगे। इफ आई वुड से कि फ्यूचर में तो टैक्सेबल इनकम होने ही नहीं वाला, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम आने ही नहीं वाला, तो फिर डिडक्शंस कैसे लोगे? आज अगर तुम डीटीए बना भी लेते हो इस विश्वास से कि फ्यूचर में तुम्हें टैक्सेबल इनकम होगी, तुम उसके अगेंस्ट में डिडक्शंस लोगे, तुम्हारा टैक्स का सेविंग होगा, कल के फ्यूचर में तुम्हारा टैक्सेबल इनकम नहीं हुआ तो आज जो तुमने डीटीए बनाया वो तुम रिवर्स ही नहीं कर पाओगे। फिर तो डीटीए तब बनाओ जब उसमें रिवर्स होने की कैपेबिलिटी हो। डीटीए तब बनाओ जब उसमें रिवर्स होने के कैपेबिलिटीज हो। तो इसीलिए तुम्हें फ्यूचर के टैक्सेबल इनकम की प्रोबेबिलिटी चेक करना है कि क्या फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम हो पाएगा कि नहीं। आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर। सो प्राइमा फेसी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल इनकम। सर ये हमने डीटीएल में क्यों नहीं देखा? बिकॉज डीटीएल में आपको टैक्सेबल इनकम नहीं चाहिए, बल्कि उल्टा जो आपके पास टैक्सेबल डिफरेंसेस रखे थे वो अपने आप आपकी टैक्सेबल इनकम क्रिएट कर लेंगे। तो वहां आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वहां तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है। यहां पर आप इनकम की बात कर रहे हो, आप डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप इनकम क्रिएट कर रहे हो। शुरू में बेसिक्स में मैंने बताया था, जब आप डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करते हो तो आप इनकम बुक कर रहे हो। सो इनकम बुक करना है तो आपको प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए बोला गया है कि फ्यूचर के टैक्सेबल इनकम की प्रोबेबिलिटी चेक करना जरूरी है। दैट्स इट गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, ये तो प्राइमा फेसी आपको ये समझना पड़ेगा। बाकी वही है कि भाई टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर डीटीए बनेगा, बिजनेस कॉम्बिनेशंस जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। सर बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो आपने एग्जांपल दिया वहां तो डीटीएल बन रहा था,
क्योंकि आपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो फेयर वैल्यू ज्यादा थी, टैक्स बेस कम थी। बेटा अगर इसका उल्टा हुआ तो, इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ तो, कि आपका फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू कम है जबकि टैक्स बेस ज्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स में ज्यादा रिडक्शंस मिलने वाले हैं, तो डीटीए बन जाएगा बेटा, है ना। और वो डीटीए भी आपके कहीं ना कहीं गुडविल को रिड्यूस करेगा या गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज को बढ़ाएगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको डीटीएल इन केस ऑफ अपवर्ड रिवोल्यूशन बोला, तो डीटीए हो जाएगा तो इट इज इन केस ऑफ डाउनवर्ड रिवोल्यूशन। अगर अपवर्ड रिवोल्यूशन वाला डीटीए डीटीएल ओसीआई से बन रहा है तो डाउनवर्ड रिवोल्यूशन वाला डीटीए पीएनएल से बन सकता है, क्योंकि डाउनवर्ड रिवोल्यूशन का रिवोल्यूशन लॉस आप पीएनएल में डालते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अरे आया समझ में कि नहीं? मैं आपको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिएगा, मैंने आपको बोला है एग्जाम्पल 7 इज अ मस्ट ट्राई क्वेश्चन, मस्ट ट्राई एग्जाम्पल, और इंस्टीट्यूट के मॉडल का ही है। प्लीज अगर आप ये ट्राई काज कर लेते हो तो कल आप मुझसे इसके ऊपर डाउट पूछ पाओगे या मुझे बोल पाओगे कि सर आप ये करवा दो, है ना। ये तो मैंने करवा दिया था आपको, ये भी मैंने इस टाइप का एग्जाम्पल करवा दिया था, तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, ठीक है। डीटीए के सम ऑफ द एग्जांपल्स, रिसर्च एक्सपेंडिचर, रिसर्च को आप इंड AS 38 में फुल्ली राइट ऑफ करते हो पहले साल में, जबकि आपको अगर इनकम टैक्स में थोड़ा थोड़ा करके डिडक्शन मिलेगा तो फ्यूचर में आपके डिडक्शन जा रहे हैं, फ्यूचर में आपके डिडक्शन जा रहे हैं तो उसका टैक्स बेस समथिंग विल बी देयर, जबकि रिसर्च एक्सपेंस का टैक्स बेस जीरो हो जाएगा। कैसे? चलो डीटीए की बात करते हैं। डीटीए ऑन रिसर्च एक्सपेंडिचर, रिसर्च एक्सपेंस 1 लाख 2324। ठीक है, टैक्स में 1/5 डिडक्शन एवरी ईयर। ठीक है, तो बुक्स में क्या किया आपने, बुक्स में आपने क्या किया, P&L डेबिट टू कैश पूरा 1 लाख, पूरा 1 लाख, जबकि इनकम टैक्स में, जबकि इनकम टैक्स में आपका P&L में जाएगा 20,000। ठीक है, बाकी बैलेंस शीट में दिखेगा अनअमोटाइज्ड रिसर्च एक्सपेंडिचर 80,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरिंग अमाउंट 0, टैक्स बेस 80,000, कैरिंग अमाउंट 0 हो गया, टैक्स बेस 80,000 हो गया। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ऐसा हुआ कैरिंग अमाउंट 0 टैक्स बेस 80,000 तो आप समझदार हो, आप समझदार हो। टैक्स बेस 80, कैरिंग 0, कैरिंग को वापस लेके आओ टैक्स बेस तक, मतलब कैरिंग को उठाओ, कैरिंग 0 है, कैरिंग को उठाओ टैक्स बेस तक लेके आओ। क्या चीज चल रही है, असेट साइड है, असेट को बढ़ा रहे हैं, मतलब डीटीए, डीटीए बनेगा। ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल 10 देख लेते हैं। कंपनी एक्स होल्डिंग कंपनी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60 lakhs टू कंपनी वाई सब्सिडरी कंपनी, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी वाई, स्टॉक इज शोन एज 100। 60 रुपीज के गुड्स 100 रुपीज में बेचे गए, तो वाई को बेचे गए, तो वाई की बुक्स में 100 रुपीज का स्टॉक दिख रहा है, जबकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टॉक को आप 60 रुपीज पे ही दिखाओगे। जब आप कंसोलिडेशन करोगे सब्सिडरी का, सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेशन बनाओगे तो 100 उसके बुक्स में दिख रहा है इंडिविजुअली, बट आप जब टेक ओवर करके ले आओगे तो आप अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करके सीएफएस में कितना दिखाओगे, 60। तो सीएफएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरिंग अमाउंट ऑफ स्टॉक कितना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ स्टॉक कितना है, 60, जबकि टैक्स बेस कितना है, 100 टैक्स बेस इसलिए क्योंकि एक्चुअल में टैक्स तो सब्सिडरी के जुरिस्डिक्शन में लगेगा ना जाके, और जब सब्सिडरी कंपनी ये स्टॉक बेचेगी फ्यूचर में तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काउंट होगी 100। तो बेसिकली यहां पर कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट को बढ़ाओ, स्टॉक को बढ़ाओ, मतलब डीटीए। जबकि यहां पर टैक्स रेट कितना है, 30% टैक्स रेट है वाई का,
और एक्स का टैक्स रेट है 25%। टैक्स रेट किसका लगेगा? टैक्स रेट उस एंटिटी का लगेगा जिस एंटिटी के जुरिस्डिक्शन में एक्चुअल स्टॉक की टैक्सेबिलिटी आने वाली है। स्टॉक किसके पास है? वाई के पास। बेचेगा कौन? वाई। वाई बेचेगा तो टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आने वाली है? वाई की। तो वाई का टैक्स रेट लगेगा। वाई का टैक्स रेट लगेगा मतलब 30%। आया समझ में कि नहीं? तो 40 का डिफरेंस के ऊपर 30% DTA क्रिएट होगा 12 रुपीज का। गाइज आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो अगर आपको अलग अलग एंटिटीज के टैक्स रेट दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, कंसोलिडेशन करना है, सब्सिडी का टैक्स रेट अलग है, होल्डिंग का टैक्स रेट अलग है, बिकॉज सब्सिडी एक फॉरेन सब्सिडी है, तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि किस जुरिस्डिक्शन में टैक्सेबिलिटी अराइज होने वाली है, उस जुरिस्डिक्शन का टैक्स रेट आपको लेना है। गाइस हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? गाइस इतना समझ में आएगी नहीं? अगर आपके पास अनयूज्ड टैक्स लॉसेज है या टैक्स क्रेडिट्स है, पहले इन दोनों का मतलब समझते हैं। व्हाट इज अनयूज्ड टैक्स लॉस एंड व्हाट इज टैक्स क्रेडिट? अनयूज्ड टैक्स लॉस मींस इन करंट ईयर आपको बिजनेस में लॉसेस हुए और ये लॉसेस आप फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करोगे। फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे तो उससे सेट ऑफ करने के लिए आप उनको कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो व्हाट इज दिस अनयूज्ड टैक्स लॉस? मतलब कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस। अनयूज्ड टैक्स लॉसेस मतलब कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस। ठीक है। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी है अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स मतलब TDS, एडवांस टैक्स। हालांकि अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जहां तक मुझे पता है हमारे भारत में नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए करंट ईयर का मेरा टैक्स लायबिलिटी बनता है 5 लाख रुपीस और मैं ऑलरेडी मेरा TDS कट चुका है 6 लाख रुपीस का, या ऑलरेडी मैं एडवांस टैक्स पे कर चुका हूं 6 लाख रुपीस का, और मेरा टैक्स करंट ईयर का बनता है 5 लाख रुपीस, तो बाकी का 1 लाख मैं अपने जब मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा तो उसमें मुझे बाकी का 1 लाख का क्या होगा? मुझे रिफंड मिलेगा इमीडिएटली। क्या मेरे भारत में ऐसा होता है क्या कि 1 लाख मुझे सरकार ये बोल दे कि जय चावला तुम चाहो तो ये 1 लाख को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो और अगले साल की जो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी आएगी उससे हम इसको सेट ऑफ कर देंगे? क्या ऐसा मेरे भारत में होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट हमारे भारत में नहीं है, बट क्योंकि अगेन IFRS रिलेटेड इंड AS है तो इसीलिए हम इसको वैसे समझ रहे हैं, है ना? तो हम मेजरली किस पे अभी फोकस करेंगे? अनयूज्ड टैक्स लॉसेस पे। अब ये कहता है अगर तुम्हारे पास अनयूज्ड टैक्स लॉसेस है तुम उनके ऊपर भी DTA बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास अनयूज्ड टैक्स लॉसेस हैं तो तुम उनके ऊपर भी DTA बना सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास लॉसेस है, तुम फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करोगे और फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट से माइनस करोगे तो फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएंगे। फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो तुम्हारा टैक्स का सेविंग होगा, और टैक्स का सेविंग होगा तो तुम आज DTA बना दो। बट वेट, आज तुम्हारे पास अनयूज्ड टैक्स लॉसेस है तो बल्कि इससे तो एक शक क्रिएट हो रहा है कि तुम्हें फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे कि नहीं होंगे। बिकॉज अगर तुम आज एक लॉस मेकिंग कंपनी हो तो फ्यूचर में तुम्हें प्रॉफिट कैसे हो सकता है? तो सोच समझकर DTA बनाना। और इसीलिए हमें कुछ 4 पॉइंट्स बोले गए हैं। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारे पास अनयूज्ड टैक्स लॉसेस है तो तुम DTA तभी बनाओगे जब इन 4 में से तुम्हारे पास कोई ना कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला, इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल हैव टैक्सेबल प्रॉफिट। या तो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, पहला। दूसरा, अगर फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट तुम्हारे पास ऐसे कोई टैक्सेबल डिफरेंसेस से याद है ना क्या होता है? DTL बनता है। टैक्सेबल डिफरेंसेस आपके फ्यूचर में जाके टैक्सेबल इनकम खड़ी करते हैं।
आज का टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस फ्यूचर में जाके वो टैक्सेबल इनकम खड़ी करेगा, और अगर फ्यूचर में जाके टैक्सेबल इनकम खड़ी करेगा तो अल्टीमेटली मेरी फर्स्ट पॉइंट क्या थी कि मुझे फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए, तभी मैं डीटीए बनाऊंगा। तो यहां से मुझे हो रहा है ना, तो या तो डायरेक्टली तुम फ्यूचर के टैक्सेबल इनकम की प्रोबेबिलिटी चेक कर लो, गुड प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, या तो फिर तुम्हारे पास आज कुछ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस हैं जो फ्यूचर में रिवर्स होंगे, तो उनके रिवर्स होने के कारण, उनके रिवर्स होने के कारण क्या होगा, फ्यूचर में तुम्हारी टैक्सेबल प्रॉफिट अराइज होगी उसी साल में जिस साल में तुम्हारा डीटीए रिवर्स होने वाला है। तीसरा, जो तुम्हारे अनयूज्ड टैक्स लॉसेस हैं वो बिकॉज ऑफ द आइडेंटिफाइबल कॉजेस विच आर अनलाइकली टू रियकर, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हें लॉसेस हुए थे वो कुछ स्पेसिफिक रीजंस के कारण हुए थे, अब वो रीजंस रिपीट नहीं होने वाले, जैसे कोविड-19, अब वो रीजंस आगे चल के नहीं आने वाले, और रीजन नहीं आएंगे तो अब मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी मुझे दिख रहा है। या चौथा, तुम्हारे पास कोई टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज हैं जिनकी वजह से तुम फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट क्रिएट करने की क्षमता रखते हो, तो या तो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट की, या तो तुम्हारे पास सफिशिएंट टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस है जिनके रिवर्स होने से टैक्सेबल प्रॉफिट अराइज होगा सेम ईयर में, या तो तुम्हारे पास आइडेंटिफाइबल कॉजेस, तुमने आइडेंटिफाइबल कॉजेस को फाइंड आउट कर दिया है जिनके कारण अब तुम बोल सकते हो कि जो लॉसेस हुए थे अब रिपीट नहीं होंगे, या तो तुम्हारे पास टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट क्रिएट करने की। अगर इन चार में से कोई कंडीशन है तो ही तुम अनयूज्ड टैक्स लॉसेस मतलब कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस के ऊपर डीटीए बना सकते हो आज। बट जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर तुम्हारे पास एक ट्रेंड है, पिछले 3-4 साल का ट्रेंड है लॉसेस का, तो ऐसे केस में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि तुम फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सको, इसीलिए जनरली ऐसे केस में डीटीए नहीं बनाना चाहिए। When the entity has a history of recent losses, entity recognize a deferred tax asset arising from unused losses only to the extent that entity has sufficient taxable temporary differences or there is a convincing other evidences that sufficient taxable profit will be available। अच्छा मुझे बताओ कि मेरे पास अनयूज्ड कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस हैं 50 लाख रुपीस के, जबकि मैं फ्यूचर में, और ये 50 लाख के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस मेरे 3 मोर ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। फ्यूचर के 3 साल का जब मैं प्रॉफिट चेक कर रहा हूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी आ रहा है फर्स्ट ईयर में आई विल बी एबल टू जनरेट 10 लाख, सेकेंड ईयर में 10 लाख, थर्ड ईयर में 10 लाख, 3 साल तक मैं 10 करके जनरेट कर पाऊंगा टैक्सेबल प्रॉफिट, जबकि मेरे पास अनयूज्ड बिजनेस लॉसेस कितने 50 लाख के। तो मुझे जवाब दो, क्या मैं पूरे 50 लाख के ऊपर डीटीए बनाऊं कि मैं अप टू 30 लाख पर डीटीए बनाऊं? टेल मी, जवाब दीजिए मुझे। जवाब दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा ये 4 पॉइंट्स तो आपको क्लियर होंगी, फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, you should have sufficient taxable temporary differences which will be reversed in the future and will create the future taxable profit। और तीसरा आपके पास अनयूज्ड टैक्स लॉसेस क्यों हुए उनके आइडेंटिफाइबल कॉजेस आपके पास हैं, एंड यू नो दैट फ्यूचर में ये रियकर नहीं होंगे लॉसेस। और फोर्थ, टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी, यस 30 लाख, तो आप अप टू 30 लाख तक का डीटीए बनाओगे, 30 लाख के लॉसेस पर डीटीए बनाओगे। चलिए बेटा यहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप। मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्सेस। डेफर्ड टैक्सेस मतलब डीटीए डीटीएल को कैसे मेजर करना है, जैसे मैंने यहां पर तुम्हें करंट टैक्सेस के अंदर बताया था, करंट टैक्सेस के अंदर बताया था कि करंट टैक्सेस को मेजर करने के लिए एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट लेना होता है, एप्लीकेबल विच इज ऑलरेडी इनेक्टेड, विच इज ऑलरेडी इनेक्टेड, इनेक्टेड मतलब वो टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट में है, मतलब वो ऑलरेडी एक्ट के अंदर है। बट तो मुझे नहीं लगता कि डेफर्ड टैक्सेस तो फ्यूचर के रेट्स हैं, और डेफर्ड टैक्सेस अगर फ्यूचर के रेट्स हैं तो हमें फ्यूचर का टैक्स सेविंग है, फ्यूचर का टैक्सेबिलिटी है, तो हमें फ्यूचर का ही टैक्स रेट लेना चाहिए। पर क्या फ्यूचर का टैक्स रेट हमें आज के दिन पता होगा? पता भी होगा तो क्या फ्यूचर का टैक्स रेट हमें लेना चाहिए भले मुझे पता है? क्या वो एक्ट बन चुका है? यही बात को लेकर आपको समझना है कि अगर फ्यूचर का टैक्स रेट आपको पहले से ही पता है और वो फाइनेंस एक्ट बन चुका है, फाइनेंस बिल 1 फरवरी में आया था, पर बाय 31 मार्च वो लगभग वो दोनों पार्लियामेंट में, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो चुका है, प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल चुका है, तो फिर आप कह सकते हो कि यस सब्सटेंटिवली इनेक्टेड है, मतलब लगभग एक्ट बनने वाला है, अपन फ्यूचर का रेट ले लेते हैं। बट अभी तक अगर मान लीजिए
बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है, इसका मतलब आप जो फ्यूचर का रेट प्रपोज, जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, उस रेट को आप डेफर टैक्सेस के लिए मत लेना, बिकॉज पता नहीं वो पास हो सके कि ना हो सके, इसीलिए आप उसके लिए करंट ईयर का ही टैक्स रेट ले लेना। ठीक है, तो बस वही वाली बात की गई है कि सब्सटेंटिवली इनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला है, डो नॉट यूज एस्टिमेट्स ऑफ द फ्यूचर टैक्स रेट एज इट इज नॉट अलाउड। आप फ्यूचर टैक्स रेट का एस्टिमेट नहीं ले सकते हो, आपको देखना पड़ेगा कि वो जो फ्यूचर का टैक्स रेट है प्रपोज्ड, वो एक्ट में आ चुका है या सब्सटेंटिवली वो फॉलो होने वाला है कि नहीं। अंडरस्टूड। इसके अलावा मैनर ऑफ रिकवरी के हिसाब से आप डेफर टैक्सेस बनाओगे। मैनर ऑफ रिकवरी मतलब आपको देखना है कि जो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस की टैक्सेबिलिटी या उन डिफरेंसेस का डिडक्शन मुझे पीजीबीपी में अलाउड है कि कैपिटल गेन में अलाउड है। मतलब फॉर एग्जांपल आज मेरे पास एक टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस रखा हुआ है, वो टैक्सेबिलिटी उसकी फ्यूचर में कैसे होने वाली है, कैपिटल गेन लगने वाला है, तो मैं रेट भी कौन सा लूंगा, कैपिटल गेन वाला रेट लूंगा डिटेल बनाने के लिए। नहीं, वो टैक्सेबल होने वाला है पीजीबीपी के अंदर, तो मैं पीजीबीपी का टैक्स रेट ले लूंगा। तो मुझे मैनर ऑफ एक्सपेक्टेड रिकवरी और एक्सपेक्टेड सेटलमेंट के हिसाब से टैक्स रेट लेना है। अगर मेरे देश में अलग अलग टैक्स रेट्स अलग अलग रिकवरी के हिसाब से हैं, तो मुझे चेक करना है कि मेरी मैनर ऑफ रिकवरी क्या होगी, उसके हिसाब से मैं टैक्स रेट लूंगा। गाइस अंडरस्टूड, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे लिखा गया है, in India, sale of property are taxed at 20%, long-term capital gain. Other income are taxed at 30%. For the calculation of deferred tax on your property, you need to apply the tax rate based on your expected way of property's recovery. अगर तुम बेचने का प्लान कर रहे हो तो बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, देन मेजर योर डेफर्ड टैक्स एट 20%। और अगर तुम बेचने का प्लान नहीं कर रहे हो, तुम तो ईयर मतलब लाइफ लॉन्ग तुम डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, तो ऐसे केस में तुम्हारा टैक्स रेट 30% आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन पीजीबीपी में आएगा। बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। और रेट, टैक्स रेट की बात कर हो गई, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि जो ऊपर आप लोग कुछ कह रहे थे ना कि सर वो आपने बी नंबर पॉइंट छोड़ दिया, तो बी नंबर पॉइंट उसी के लिए था, इनेक्टेड और सब्सटेंटिवली इनेक्टेड। ठीक है ना, वो बी नंबर पॉइंट उसी के बारे में था, वो जो मैंने असेंबली और बोथ पार्लियामेंट वगैरह ये बोला था मैंने। ये मैनर ऑफ रिकवरी भी मैंने कर दिया। हाउ टू रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी बता चुका हूं, एंट्री के साथ बता चुका हूं। यहां पर हाउ टू रिकॉग्नाइज, ये सारी की सारी एंट्रीज में यहां पर बता चुका हूं। करंट टैक्सेस को कैसे रिकॉर्ड किया, डेफर्ड टैक्सेस को कैसे रिकॉर्ड किया, वहां पर वही बोल रहा है कि डेफर्ड टैक्सेस तुम्हारे P&L से ही अट्रैक्ट होते हैं, पर बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में वो गुडविल को अट्रैक्ट कर सकता है, वो अदर इक्विटी को अट्रैक्ट कर सकता है, वो OCI को अट्रैक्ट कर सकता है, वो वही मैंने बताया है ऑलरेडी। मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ असेट लायबिलिटी वो वापस से वही रिपीट कर रहा है, वो कैपिटल गेन वाला सिचुएशन। ठीक है, ठीक है। ऑफसेट डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर मान लो तुम्हारा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस नेक्स्ट ईयर रिवर्स होने वाला है और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस भी नेक्स्ट ईयर रिवर्स होने वाला है, तो तुम दोनों को सेट ऑफ करो। डिटेल आज जो तुमने बनाए हैं, एक टैक्सेबल के ऊपर तुमने डीटीएल बनाया है, डिडक्टेबल के ऊपर तुमने डीटीए बनाया, दोनों को तुमने आज बनाया, आज नेट ऑफ करके दिखा दो। पर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस नेक्स्ट ईयर रिवर्स होने वाला है और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस 4 साल बाद रिवर्स होने वाला है, तो जो तुमने डीटीए डिटेल अलग अलग बनाए हैं उनको अलग अलग ही दिखाओगे, क्योंकि तुम्हारा सेम ईयर में रिवर्स नहीं हो रहे हैं। तो अगर तुम्हारे पास राइट नहीं है, उनको लीगल इन्फोर्सेबल राइट नहीं है सेट ऑफ करने का, तुम्हारा इंटेंशन नहीं है, तो तुम उनको अलग अलग ही दिखाओगे। ठीक है। रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट, मान लो कुछ डेफर्ड टैक्स एसेट तुमने क्रिएट नहीं किए क्योंकि तुम्हारे पास फ्यूचर के टैक्सेबल इनकम की प्रोबेबिलिटी नहीं थी, आज नहीं किया, अगले क्वार्टर में अगली बैलेंस शीट डेट तक तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी अराइज हो गई, अब तुम उनको वापस से असेस करके रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, दैट वाज द थिंग। नवीन ने पूछा था, हाँ जी नवीन, अभी तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा क्या क्या पोर्शन बचा हुआ है, मैं इस पोर्शन को जानबूझ के अभी नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि ये पोर्शन मैंने अगर उठाया तो मुझे कम से कम 20-25 मिनट शायद अभी लग जाएंगे, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे मेरी कम हुई है। जबकि कल अगर मैं सुबह सुबह फ्रेश माइंड से उठाऊंगा तो 15 मिनट में बहुत अच्छे से आपको कवर करके दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव है। बदलाव मतलब मैंने अपने नोट्स में बदलाव तो किए ही हैं, प्लस मैंने उसको इसमें मैंने ना कुछ एग्जाम्पल्स डाले हैं, और वो बहुत जरूरी है एग्जाम्पल्स डिस्कस करना। ठीक है ना, और इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल के बेसिस पर मैंने अपने एग्जाम्पल डाले हैं,
तो वो बहुत जरूरी है। आईसीआई का ये एक एग्जांपल डाला हुआ है, पर उसके बेसिस पर मैंने अपने एग्जांपल्स भी डाले, और आप यू विल लव इट, मैं आपको बोल रहा हूँ यू विल डेफिनेटली लव इट। आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपने पहले कभी ये चीज ढंग से नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यू विल डेफिनेटली लव इट। तो ये वाली पोर्शन में कल मैं डिस्कस करूंगा, ये वाली पोर्शन अपनी बचेगी। और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन ये है कुछ स्पेशल सिचुएशंस, उनमें से 4-5 सिचुएशंस ही इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के हैं 8 सिचुएशन इंपॉर्टेंट, 4-5 है, तो वी विल कवर इट टुमारो, ठीक है। टैक्स हॉलिडे पीरियड भी, अरे वो इसी में आएगा भाई, स्पेशल सिचुएशन में ही सब आ जाएगा। स्पेशल सिचुएशन में एक कैपिटल गेन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कैपिटल गेन का। दूसरा है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन के डेफर टैक्सेस वगैरह, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट है, फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है, फिर आपका लीज लेसर की बुक्स में फाइनेंस लीज का ट्रीटमेंट वाला डेफर टैक्स है, टैक्स हॉलिडे पीरियड है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर्स के इन्वेस्टमेंट्स का डेफर टैक्स इंपैक्ट है, फिर आपका जो नया आया है एक लेवल ऑफ टैक्सेबल इनकम, अलग अलग स्लैब वाइज है तो वो क्या होगा। तो बेसिकली इतना है अपना, ठीक है, इतना बचा हुआ है, तो वी विल डेफिनेटली कवर इन द टुमारो सेशन। गाइस आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अभी बताना चाहते हो लाइव वाले हो तो अभी बता दीजिए, और जो बच्चे जीडीपीडी बोल रहा हूँ सॉरी, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं ये लेक्चर यूट्यूब पर, वो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। इसके अलावा हम कल के लेक्चर में ये वाला पोर्शन तो मैंने बोला ही सही कि मैं पूरा पूरा टारगेट करूंगा, पर इसके अलावा हमारे क्वेश्चंस पर भी फोकस होगा, और हम ये क्वेश्चन भी फोकस करेंगे। कहाँ गया ये वाला फोकस भी, क्वेश्चन भी फोकस करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1A और 1B 1C ये भी फोकस करेंगे, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा। और आप तो जानते ही हो कि मैं लेक्चर के एंड में हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा प्लीज़ 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 लाइक करके बगैर मत जाना, लाइक ज़रूर करके जाना। और जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो वो ज़रूर कमेंट करके जाना, आप फीडबैक में ज़रूर बोल के जाना कुछ ना कुछ लेक्चर के बारे में, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, और हो सके तो ये लेक्चर बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स अ लॉट गाइस, कल मुलाकात करते हैं, कल अपन मुलाकात करेंगे सेम टाइम पर, और कल की मुलाकात में अपन बात करेंगे बाकी के बचे हुए इंड AS 12 के पोर्शन की। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।